क्रिप्टो इज द न्यू वे ऑफ हवाला बिकॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कुछ पता नहीं चलता कि दैट क्यों भेजा है, किसका क्या है, किसने भेजा है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज आर मोर ट्रेसेबल। माउंट गॉक्स करके एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हैक हुआ था 2013 में। इन्वेस्टिगेशन चली जो एफबीआई ने ओवर अ पीरियड ऑफ 8-10 ईयर्स चलाई। इवेंचुअली 2022-23 में दे वर एबल टू एक्चुअली ट्रेस डाउन एंड ट्रैक द परपेट्रेटर जिसने माउंट गॉक्स एक्सचेंज को हैक किया। 164 कंट्रीज में करेंसीज ऑपरेट हो रही है उनकी अपनी अपनी। उनकी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए उनकी गवर्नमेंट है, हर चीज देख रही है। इस मार्केट को कोई कंट्रोल ही नहीं करता। ये मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ट्रू नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसीज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होती है। टर्की में लोग गाड़ियां खरीदते हैं एज इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि उनको पता है अगर वो बस पैसा बैंक में रहेगा ना तो वो ज्यादा डिवैल्यू करेगा। चाइना हैज कंप्लीटली बैन क्रिप्टो, दे आर अगेंस्ट इट। चाइना में तो गूगल भी अलाउड नहीं है। चाइना का सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल व्हिच इज फंडामेंटली अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ क्रिप्टो व्हिच इज डिसेंट्रलाइजेशन। किसी भी एक्सचेंज के वॉलेट में वो पैसे चले जाए तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल ना। नो, द एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल। एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल। करेक्ट। व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग? बेच रहे हैं आजकल मशीन्स वगैरह कि 2-2.5 लाख रुपए की मशीन लगा लो एंड यू कैन मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी। दीस आर गिमिक्स। मिस सेलिंग। 12 से 13% के यील्ड मिल सकती है एट स्केल जब आप ऑपरेट करो, नहीं तो अदरवाइज यील्ड मिलना बहुत मुश्किल है। क्रिप्टो किसने बनाया, वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कुछ नहीं पता मेरे को। आई डोंट इवन नो कि दैट उसका ऑफिस कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं। अगेन ये सारी चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो हमें बिल्कुल पता है कौन क्रिएटर है, हमें बिल्कुल पता है ऑफिस का है, हमें बिल्कुल पता है धंधा का है, हमें बिल्कुल पता है वो बनाते क्या है, वो बेचते क्या है, उसको वैल्यू कैसे करना चाहिए, कस्टमर कौन है। नहीं, बट आज तक एक चीज नहीं पता चली अडुल भाई, दैट हु इज द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन। बट आई थिंक वो इंटेंशनली डिजाइंड है क्योंकि मैटर ही नहीं करता कि उस आदमी ने क्रिएट किया था। यहाँ पे एक्चुअली द क्वेश्चन इज कि क्या हमें किसी आदमी पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्या हम आदमी को एक सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकली चोरियां आदमी ही करते हैं। तो क्या मैं एक कंप्यूट सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पे मेरे को किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करना, नेटवर्क पे रिलाई कर सकता हूँ मैं इलॉन मस्क को देखता हूँ सामने, मतलब है कि ये इंसान पंप एंड डंप कर रहा है आपके सामने। डॉज कॉइन को ट्वीट डाला, रातों रात डॉज कॉइन इधर जा रहा है एंड थोड़े टाइम बाद वो डॉज कॉइन को सपोर्ट करना बंद कर रहा है। पहले उसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया टेस्ला में एंड फिर बंद कर दिया। ये सेम चीज तो टेस्ला स्टॉक के साथ भी होता था। एसईसी ने बार किया था इलॉन मस्क को टू कमेंट ऑन टेस्ला स्टॉक। नेचुरली देखोगे पंप एंड डंप वाली स्कीम अब बंद हो गई है स्टॉक मार्केट। इसी महीने सेबी ने जेन स्ट्रीट नाम के एक बहुत बड़े ग्लोबल हेज फंड को फाइन किया। कितना अमाउंट का फाइन किया? 4,000 करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग करके एक बहुत बड़ी स्टोरी निकली थी, हमें पता है उन्होंने बोला था कि अडानी का स्टॉक पंप एंड डंप हो रहा है। वॉरेन बफे का, तो उसमें समवन आस्क्ड हिम व्हाई यू नॉट सपोर्ट क्रिप्टो, तो ही थॉट कि मैं डिग होल में पैसे नहीं डालता। मीम्स कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मीम कॉइन में इन्वेस्टिंग करना वो स्टेटमेंट ही मेक सेंस नहीं करता है। मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, क्या मुझे उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? यहाँ पे ना ही आओ तो बेटर है क्योंकि आपको समझ में नहीं होगी और आप ट्रेड करना चाहोगे कुछ जिसमें आपको नुकसान ही ज़्यादा हो जाए। इनफैक्ट सेबी खुद कहता है कि 92% ऑफ ट्रेडर्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लॉस ही करते हैं। So, नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। और कभी ना कभी आपके मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि क्रिप्टो एक फ्यूचर है या एक बहुत बड़ा स्कैम। तो इसी के लिए आज मैंने इनवाइट करा है हमारे एक स्पेशल गेस्ट को जो कि फाउंडर है मुद्रेक्स के, एडुल पटेल भाई, जिन्होंने क्रिप्टो को समझा और उसको बिजनेस में बदला, जो कि एक विजनरी लीडर हैं। तो इसीलिए आज मैंने उनको बुलाया है और उनसे मैं पूछने वाला हूं वो सवाल जो अक्सर लोग पूछने में झिझकते हैं या फिर नहीं पूछते, लाइक हैकिंग, स्कैम, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू क्रिप्टो, या फिर प्राइस मैनिपुलेशन जो होता है क्रिप्टो मार्केट में। आज सब कुछ टेबल पर होगा। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए एपिसोड आज बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहेगा। तो लेट्स डिकोड द ट्रुथ बिहाइंड क्रिप्टो वर्ल्ड। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को हेल्प मिलती है नेक्स्ट गेस्ट तक रीच आउट करने में एंड उनको इस शो पे बुलाने के लिए। तो आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही वैल्यू ऐड करता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं मिलता हूँ सीधा आपको एपिसोड में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग एडुल पटेल भाई ओनली ऑन द प्रतीक शो। So here we have Adul Bhai. Thanks for being on Prateek Show and thank you for coming and joining us. तो आज हम बहुत सारी क्रिप्टो की बातें करने वाले हैं बिकॉज एडुल भाई इज हियर, द फाउंडर ऑफ मुद्रेक्स, एंड आज स्टार्टअप पे भी बात करेंगे, बिजनेस पे भी बात करेंगे भाई। बट आज बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे एक ऑडियंस को एक राइट वैल्यू देने की,
ताकि अगर वो इन्वेस्टिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो को समझना चाहते हैं, जो मिथ्स हैं जनरली उसको दूर करेंगे। बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सो एडल भाई, आई वांट टू अंडरस्टैंड, यू स्टार्टेड अ कंपनी इन क्रिप्टो। आपने क्रिप्टो में कंपनी स्टार्ट करी, बिजनेस पे आएंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ दैट व्हाई क्रिप्टो, एंड उससे भी पहले कि क्रिप्टो है क्या। लाइक शेयर्स होते हैं कंपनीज के, वी नो कि दैट वो कंपनीज के शेयर्स हैं, वी कैन बाय, एंड उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से इंक्रीज होती रहती है प्रॉफिट एंड लॉस पे। बट क्रिप्टो का तो ऐसा कुछ बैक एंड ही नहीं होता। ओके, ठीक है, चलो इस पे चर्चा करते हैं। राइट। सबसे पहले, क्योंकि आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ है क्रिप्टो टोकन्स के बारे में। तो आप ऐसा मान के चलिए कि जिस तरीके से एक कंपनी लिस्ट होती है और लिस्ट होने के बाद उसके शेयर्स अवेलेबल होते हैं और एक स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं, और ये लिस्टिंग प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें सबसे पहली बार शेयर्स मिलते हैं। अब ऐसा मान के चलो एक ऑल्टरनेट लिस्टिंग करने का तरीका है जहाँ पे कोई भी आके बोल सकता है कि मैंने ये कंपनी बनाई है, ये मेरी कंपनी के शेयर्स हैं, एंड जो भी वैल्यू होगी मेरी कंपनी की, ये शेयर होल्डर्स को इस तरीके से मिलेगी। एंड इंस्टेड ऑफ दोज बीइंग लिस्टेड ऑन अ सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज, एक ऑल्टरनेट एक्सचेंज बनाए जो डिजिटली और टेक्नोलॉजी से इन्फोर्स करता है कि आपके पास सही शेयर्स होंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उस तरीके से लिस्ट हो रही है चीज़ें, और अगर लिस्ट हो रही है तो फिर वो ट्रेड हो रही है, तो उसका एक शेयर प्राइस है। दैट इज मोर सो व्हाट क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिजिटली नए वर्ल्ड में ऑपरेट करती है और वो अपनी कंपनी की ओनरशिप इस प्रोसेस से लिस्ट कर रही है, ठीक है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम हज़ारों लाखों टोकन्स एग्जिस्ट करते हैं, बट एज यू माइट इमेजिन, आप किसी को भी दे दो एक तरीका लिस्ट करने का तो बहुत सारे लोग लिस्ट कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा स्कैम भी होता है, बहुत फ्रॉड भी होता है, बट ओवर टाइम ये कम होते जा रहे हैं। एंड बहुत वैल्यूबल कंपनीज भी अपने टोकन्स लिस्ट करती है, एंड बहुत वैल्यूबल टोकन्स भी होते हैं इस वजह से। लाइक फॉर एग्जांपल, वन ऑफ माय फेवरेट एसेट्स इज इथीरियम। तो इथीरियम एक आज एक 10 साल पुरानी कंपनी है, आप ऐसा मान के चल सकते हो। वो 10 साल से ऑपरेट कर रही है, एंड रफली इथीरियम एक, आप ऐसा समझ सकते हो कि इथीरियम एक क्लाउड सर्विसेज कंपनी है। क्लाउड सर्विसेज कंपनी है, जैसे AWS होता है या फिर अज्योर है या गूगल क्लाउड है, उस तरीके की कंपनी के तरीके से आप मॉडल कर सकते हो इथीरियम। ठीक है, अगर इथीरियम एक कंपनी होती, एक रियल कंपनी, तो इथीरियम, तो उस कंपनी के रेवेन्यूज लास्ट ईयर क्लोज टू $1.3 बिलियन होते। अगर इथीरियम एक कंपनी होती, उस कंपनी के कॉस्ट्स लास्ट ईयर कुछ $700 मिलियन होते, उस कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर कुछ $600 मिलियन होता, अगर हम बस एक कंपनी की तरह उसको ट्रीट करें। तो रीज़न वाई इथीरियम का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ इथीरियम नहीं, ऐसी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, इनका अलग अलग काम होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के लिए आप पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, आप एक्चुअली वैल्यू कर सकते हो कि वो जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए किस पीरियड में। बट एज यू माइट इमेजिन, जिस तरीके से हम एक बैंक को एनालाइज करते हैं, या फिर एक इंफ्रा कंपनी को एनालाइज करते हैं, या फिर एक ट्रेडिंग कंपनी को एनालाइज करते हैं, या एक ऑयल रिफाइनरी को एनालाइज करते हैं, तरीके सारे अलग होते हैं। वैसे ही क्रिप्टो टोकन्स में अलग अलग तरीके की कंपनीज होती है, हर कंपनी को अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हो, और आप कंपनीज के फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो, और उसके बाद बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। इनफैक्ट हम मुद्रेक्स के प्लेटफॉर्म पे, हम एक्चुअली वन ऑफ दी ओनली कंपनीज है जो ये डिटेल में ऑफर करती है हर एसेट के बारे में, सो दैट आप जब बाय और सेल और ट्रेड के डिसीजन ले रहे हो तो आप एक्चुअली समझो कि आप पैसा लगा कहाँ रहे हो, एंड किस पर्पज से लगा रहे हो और क्या सोच से लगा रहे हो। तो या आई थिंक ये वन ऑफ द सबसे कॉमनेस्ट मिथ है कि क्रिप्टो के पीछे तो कुछ है नहीं, ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है। एक्चुअल रियल कंपनीज है, बस वो कंपनीज थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स को केटर होता है क्रिप्टो में। पूरा क्रिप्टो इज लाइक सेइंग पूरा फाइनेंस, और हमें पता है कि फाइनेंस में करेंसीज अलग होती है, क्रेडिट अलग होता है, स्टॉक्स अलग होता है, इंश्योरेंस अलग होता है, वेल्थ अलग होता है। वैसे ही पूरा क्रिप्टो में अलग अलग सब सेक्शंस और सब कैटेगरीज होती है, और उन तरीके की कंपनीज होती है जिसमें लोग चीज़ें बना रहे होते हैं, चीज़ें बिल्ड कर रहे होते हैं और ट्रेडिंग हो रही होती है। मेरा इसी से एक क्वेश्चन है, आपने बताया दैट यू कैन ट्रीट दीज कॉइन्स लाइक अ कंपनी, एक आप सम ऑफ दीज कॉइन्स, बट अगर देखा जाए एक कोई कंपनी होती है, सपोज रिलायंस है इंडिया में, रिलायंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ट्रेड कर रही है, आई कैन सी दैट भाई कुछ बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है एंड दे आर क्रिएटिंग अ रेवेन्यू, एंड उसके बेसिस पे शेयर ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रहे हैं।
वो तो मुझे दिख रहा है, आई कैन सी दैट ट्रेड हो रहा है, बट इन क्रिप्टो किसने बनाया, वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कुछ नहीं पता मेरे को। तो आई डोंट इवन नो कि दैट उसका ऑफिस कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं। अगेन ये सारी चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कुछ क्रिप्टो टोकन्स के साथ आप जो कर रहे हो वो ट्रू होता है, बट जैसे मैंने इथेरियम का एग्जांपल लिया, हमें पता है वो 10 साल पुराना है, हमें पता है उसका क्रिएटर कौन है, हमें पता है कि उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, हमें लिटरली पता है उसके कितने ऑफिस है, कौन काम कर रहा है। जस्ट लाइक हाउ एज आई सेड इट्स अ क्लाउड सर्विसेज कंपनी, तो जस्ट लाइक ऑल्दो रिलायंस फिजिकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, गूगल कुछ फिजिकल मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो एक एड्स बिजनेस है, राइट? वैसे ही इथेरियम ब्लॉक स्पेस नाम की एक चीज़ बेचता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी यूज इन ब्लॉकचेन। हाँ, नॉट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ब्लॉकचेन, बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक चीज़ क्रिएट करी है इथेरियम, जिसका नाम होता है ब्लॉक स्पेस, और लोग ब्लॉक स्पेस के लिए बिड करते हैं और ब्लॉक स्पेस परचेस सेल करते हैं, जिस वजह से इथेरियम वैल्यूबल होता है। सेम अगेन सोलाना के लिए ट्रू है, आयोटा के लिए ट्रू है, रिपल के लिए ट्रू है, पॉलीगॉन के लिए ट्रू है, बहुत सारे अलग अलग एसेट्स हैं। तो हमें बिल्कुल पता है कौन क्रिएटर है, हमें बिल्कुल पता है ऑफिस कहाँ है, हमें बिल्कुल पता है धंधा कहाँ है, हमें बिल्कुल पता है वो बनाते क्या है, वो बेचते क्या है, उसको वैल्यू कैसे करना चाहिए, कस्टमर कौन है, वो वैल्यू ग्रो कैसे कर रही है। बस अलग है जिस तरीके से, जैसे मैंने बोला ना, जैसे आप एक बैंक को वैल्यू करोगे वर्सेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को वैल्यू करोगे, बहुत अलग है, राइट? मतलब वी नो द क्रिएटर दैट हु क्रिएटेड दिस क्रिप्टो। बिल्कुल, मतलब वी नो दैट एसेट। नाउ दैट इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रू फॉर सम अदर एसेट्स लाइक बिटकॉइन, बट उसका पर्पस अलग है एंड हाउ दैट ऑपरेट्स अलग है। तो हमें ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं बोलने चाहिए, बट हम अगर स्पेसिफिक्स में जाएं तो डिटेल में हम जाके इंक्वायरी कर सकते हैं और पता बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं, बट क्या आज asset तक है। एक चीज नहीं पता चली अडुल भाई, दैट हु इज द क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन। करेक्ट, मतलब एक नाम लिया जाता है, अब मुझे नहीं पता करेक्ट, कि दैट वो एक बेट नेम है क्या है, बट Correct. यूज्ड एज सतोशी नाकामोटो, करेक्ट, कि इन्होंने बनाया था, एक जापानीज काइंड ऑफ इंजीनियर थे, आई डोंट नो, जिन्होंने किसी को नहीं पता कौन था, कुछ नहीं, और उन्होंने एक आदमी डिस्कवरी था, करी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ग्रुप ऑफ लोग थे, कुछ नहीं Right. पता। बट हु क्रिएटेड दिस ये नहीं पता। बहुत एक बहुत एक्चुअली सस्पेंस नहीं, मतलब सस्पिशियस हाँ, क्वेश्चन मार्क है ये तो। करेक्ट, बिल्कुल सस्पिशियस क्वेश्चन मार्क है, बट आई थिंक वो इंटेंशनली डिजाइंड है, क्योंकि मैटर ही नहीं करता कि उस आदमी ने क्रिएट किया था, मैटर ही नहीं करता कि किसी ने भी क्रिएट किया था बिटकॉइन, क्योंकि आज बिटकॉइन की वैल्यू इज नॉट बिकॉज हु क्रिएटेड इट, व्हाई इट्स क्रिएटेड, बट द वैल्यू इज बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल एक्चुअली यूज द बिटकॉइन नेटवर्क टू डू ट्रांजैक्शंस, एंड दैट बिटकॉइन नेटवर्क इज नॉट ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एनी एंटिटी, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यूबल। और बहुत सारे डेवलपर्स हैं बाय द वे बिटकॉइन के, जो एक्टिवली बिटकॉइन पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक बिटकॉइन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कंटिन्यू करती है बिटकॉइन को ग्रो करने के लिए, हमें पता है वो लोग कहाँ हैं, वो कहाँ बैठ रहे हैं, उनका रोड मैप क्या है, वो क्या बिल्ड कर रहे हैं, कैसे बिल्ड कर रहे हैं, एंड मिलियंस ऑफ डेवलपर्स जो उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, हमें वो भी पता है। बस हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ओरिजिनल क्रिएटर कौन था, जो मैटर भी नहीं करता है इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स। नहीं, बट आपने जैसे बताया इन लॉन्गर स्कीम ये मैटर नहीं करता दैट हु इज द क्रिएटर। लाइक यू आर अ कंपनी फाउंडर, राइट? यू फाउंडेड दिस कंपनी एंड यू आर रनिंग दिस कंपनी। अब मेरा ट्रस्ट एज अ कस्टमर, मुझे पता चलता है दैट देयर इज अ गाय हु इज फ्रॉम IIT हु स्टार्टेड दिस ब्रांड एंड इनकी ये सर्विसेज हैं, एंड दैट्स व्हाई मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा बाकी ऐप से या सर्विसेज से। करेक्ट, तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आई ट्रस्ट यू बिकॉज आई नो अ पर्सन हु इज रनिंग दिस कंपनी। करेक्ट, बट एक एसेट क्लास है, मुझे तो पता ही नहीं है कि that इसके पीछे है कौन, क्या है। करेक्ट। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, आपकी कंपनी भाग जाए, मैं आपको पकड़ लूंगा आके कि दैट आई हैव इन्वेस्टेड, मुद्रेक्स में मैंने इन्वेस्ट करा था, आप जिम्मेदार हो। बट अगर मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा है, कौन जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं, आप जिम्मेदार हो। बहुत सिंपल है। तो लेट्स कम बैक। बहुत हमने एक वर्ड को बार बार यूज किया यहाँ पे, ट्रस्ट, कि मेरे को आप पे ट्रस्ट करना पड़ रहा है, आप पे ट्रस्ट करना पड़ रहा है। राइट। बिटकॉइन का एक बहुत सिंपल सा वाइट पेपर है, 8 पेज लंबा है, थोड़ा टेक्निकल है बट फिलोसॉफिकल पेपर भी है, जहाँ पे एक्चुअली द क्वेश्चन इज कि क्या हमें किसी आदमी पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्या हम आदमी को इस एक सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली चोरियां आदमी ही करते हैं और गलतियां आदमी ही करता है। तो क्या मैं एक कंप्यूट सिस्टम बना सकता हूँ जहाँ पे मेरे को किसी आदमी को ट्रस्ट नहीं करना, नेटवर्क पे रिलाई कर सकता हूँ मैं। राइट। आज बिटकॉइन का नेटवर्क इज द मोस्ट सिक्योर कंप्यूट एंड मनी मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। जस्ट टू गिव यू सम नंबर्स, अगर वो जो कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाया है बिटकॉइन का, उसको मैनेज करने के लिए इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है जितनी प्रॉब्ली आधे महाराष्ट्र को चलाने में लगती है ऑन एनी गिवन डे। इतने रिसोर्सेज जाते हैं।
वो कंप्यूट भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा ह्यूज हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आपको स्केल समझाना चाह रहा हूँ कि हम क्यों मैटर नहीं करता सतोशी नाकामोटो कौन था, कंप्लीटली इरेलीवेंट है। क्योंकि व्हाट मैटर्स इज ये नेटवर्क कितना बड़ा है, ये नेटवर्क कितना वैल्यूबल है, और ये नेटवर्क में कौन बिलीव करता है और क्यों बिलीव करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आज बिटकॉइन ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग गोल्ड होल्ड करते हैं दुनिया में। ठीक है, और हमारे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत अलग होता है। हम गोल्ड को बहुत वैल्यू करते हैं इन इंडिया, बहुत कल्चरल न्यूआंसेस है, बहुत हिस्टोरिकल न्यूआंसेस है, बट मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के पास गोल्ड का एक्सेस नहीं होता, या रीज़न भी नहीं होता, क्योंकि वो भी इसी तरीके से सवाल पूछते हैं, गोल्ड क्यों खरीदूं, क्या फ़ायदा है, कौन है गोल्ड के पीछे, माइन ही तो हो रहा है, राइट। तो सिमिलर क्वेश्चंस लोग बिटकॉइन के लिए पूछते हैं। एंड यस, द रीज़न वाई यू शुड बाय और इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, एंड बाय द वे आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन शुड, is because it offers you an alternate. The Bitcoin network and the Bitcoin monetary system एक ऑल्टरनेटिव है टू द गोल्ड सिस्टम और टू द डॉलर सिस्टम, जिसमें आप अगर चाहो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जिम्मेदार हो आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, इसलिए आपको सोचना चाहिए और समझना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट। तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एंड एक बहुत ही कॉमन सवाल हमें भी पूछा जाता है कि यार ओके, मेरे को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे चालू करूँ क्रिप्टो एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से। तो हम टिपिकली, मेरा रिकमेंडेशन यही होता है कि यार सबसे पहले तो अगर आप चालू कर रहे हो तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद 2000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट। टिपिकली बिटकॉइन में इन्वेस्ट पहले करना चाहिए, क्योंकि अमंगस्ट एवरीथिंग उसकी वॉलेटिलिटी सबसे लोएस्ट है, तो रिस्क रिलेटिवली लोअर है। तीसरी बात, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसी पर्सपेक्टिव से करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म करना है, राइट। क्योंकि शॉर्ट टर्म में बस ट्रेडिंग करके पैसा बनाने आए हो तो ट्रेडिंग करके पैसा बनाने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे ना ही आओ तो बेटर है, क्योंकि आपको समझ भी नहीं होगी और आप ट्रेड करना चाहोगे कुछ जिसमें आपको नुकसान ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करो। फिर चौथा ये चीज़ होती है कि चालू बिटकॉइन से करो, और छोटे छोटे अमाउंट के साथ चालू करो, और मे बी एक बार इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा रुक जाओ, समझो कि हो क्या रहा है, प्राइस मूवमेंट क्या है, आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हो, एंड सीखो थोड़ा उसके बारे में, एंड फिर उसके बाद आपको और इन्वेस्ट करना है तो करो। बाय द वे, जो सारी चीज़ें मैंने बोली है ना, ये किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिंग के लिए ट्रू है। अगर आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो आपको रिलायंस में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको बिलीफ है कि रिलायंस ग्रो करेगा, राइट, नॉट बिकॉज आपके भाई के चाचा के बेटे ने बोला किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि रिलायंस में इन्वेस्ट कर लो, पैसा बनेगा, राइट। लॉन्ग टर्म वेल्थ उसी से क्रिएट होती है, नहीं तो अदरवाइज आप बस गैम्बलिंग ही कर रहे हो, एंड वो सही तरीका नहीं होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का, इज व्हाट आई फील। आपने भी बताया, मेरे को ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए आपकी बात में। बिल्कुल, तो जैसे आपने बताया कि दैट प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है करेक्ट, बाकी सारे कॉइन्स में, होती किस बेसिस पे है? बिकॉज इट्स अ डिमांड सप्लाई गेम। करेक्ट, डिमांड और सप्लाई गेम में मुझे चलो समझ आता है कि दैट डिमांड ज़्यादा है तो Correct. प्राइसेस बढ़ गए, करेक्ट। बट वो प्राइसेस किसके बिहाफ पे हैं? अगर एक कॉइन है, मीम कॉइन है कोई, उसका प्राइस 10 रुपए है, तो ऑन व्हाट बेसिस? बस क्योंकि लोग खरीदना चाह रहे हैं। थोड़ा आई अंडरस्टैंड दैट इट्स स्लाइटली हार्डर टू ग्रास्प। तो इस तरीके से थोड़ा सोचते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे एसेट्स हैं जहाँ पे एक्चुअली कंपनीज है पीछे, बट बहुत सारे और एसेट्स हैं जहाँ पे कोई कंपनी नहीं है पीछे, बस उसका कोई प्राइस है। तो एक एग्जांपल इसका होता है बेसबॉल कार्ड्स, या फिर कोई भी कलेक्टेबल आप ले लो, नाइकी स्नीकर्स फॉर एग्जांपल। बहुत सारे लोग आजकल स्नीकर्स खरीद बेच कर रहे हैं, राइट। किसी स्नीकर का प्राइस एक्स है और किसी स्नीकर का प्राइस वाई है। वैसे तो जूते ही है, और मतलब जूतों में ही एक रेंज है, राइट, बट कुछ स्नीकर्स बहुत ही वैल्यूबल होते हैं, कुछ स्नीकर्स बहुत कम वैल्यूबल होते हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई, एंड उसकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है, राइट। आप ऐसा मान के चलो, मीम कॉइन्स स्पेसिफिकली सोशल एक्सेप्टेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग उसको खरीद बेच रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बस ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए खरीद बेच रहे होते हैं क्योंकि चाय पे चर्चा करनी है उनको कि यार मैंने मीम कॉइन खरीदा, मज़ा आया, राइट। और जो जनरली 200-300% बोलते हैं लोग, वो ये होता है कि मैंने 100 रुपये का खरीदा, 300 रुपये बना लिए, मैं खुश हूँ उससे, ना किसी की लाइफ में मीनिंगफुल फ़र्क नहीं पड़ा, बस मज़ा आ गया। तो बहुत सारे लोग उसके लिए करते हैं। वेदर ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वो आपकी चॉइस है। मतलब पीपल आर एजुकेटेड अडल्ट्स, आई डोंट टिपिकली डू इट, आई डोंट रिकमेंड अदर पीपल टू डू इट, बट इट्स योर चॉइस एंड पीपल डू इट, एंड इट्स ओके। और वैल्यू उसकी उस वजह से है, राइट। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो इस तरीके से ऑपरेट करती है। लाइक एज आई सेड, कलेक्टेबल्स, सारे कलेक्टेबल्स इसी कैटेगरी में आते हैं कि सोशल पर्पसेस की वजह से वैल्यू होती है उनकी, स्टेटस और प्रेस्टीज की वजह से वैल्यू होती है उसकी, ना कि एक्चुअली फिजिकल रीजन ऑफ इट, राइट। बट एक करेंसी
मतलब अगर एक आप सोचो, इस पे सोचने पे मजबूर हो, तो आपको एक चीज़ लगेगी, जैसे आपने बताया दैट दिस सिस्टम इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, एंड डिसेंट्रलाइज्ड है इसलिए ही सेफ है, राइट? करेक्ट। अगर एक चीज़ एक पहलू देखा जाए तो बहुत सही लगता है कि दैट हाँ, देयर इज़ नो वन हु इज़ कंट्रोलिंग दैट। तो चांसेस ये हैं कि कम स्कैम्स होंगे, कम फ्रॉड्स वगैरह होंगे, कम चोरियाँ होंगी। करेक्ट। बट एक चीज़ ये है कि दैट अगर हम सेंट्रलाइज़ सिस्टम की बात करें, तो एक चीज़ रहती है कि दैट देयर इज़ अ अथॉरिटी हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। कोई तो है जो देख रहा है। भाई 164 कंट्रीज़ में करेंसीज़ ऑपरेट हो रही है उनकी अपनी-अपनी। उनकी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए उनकी गवर्नमेंट है, हर चीज़ देख रही है। इस मार्केट को कोई कंट्रोल ही नहीं करता। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ हैविंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वर्सेस अ डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप। क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो। करेक्ट। बट कुछ भी यहाँ पे भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे हो सकता है, बट देयर इज़ अ सिस्टम, कंट्रीज़ हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बिल्कुल। ट्रेड्स हैं, तो लाइक दैट। लेट्स टॉक अबाउट इट। वी आर एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड कि हम इंडिया में, हमारा सेंट्रल बैंक काफ़ी अच्छा है। हमारे सेंट्रल बैंक को समझ है कि कैसे करेंसीज के साथ डील करना चाहिए, एंड एक स्टेबल, सिक्योर फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी है, जिस वजह से आईएनआर का रिलेटिव रेट और वैल्यू डॉलर के रिलेटिव स्लोली स्टेडीली ही डीके करता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड तरीके से, राइट? ये मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ट्रू नहीं है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसीज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होती है, क्योंकि उनके पास ना कैपेबिलिटी होती है, एंड कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज नहीं होते हैं उन सेंट्रल बैंक्स के पास टू मेक श्योर दैट देयर करेंसी इज स्टेबल। लाइक आप अर्जेंटीना ले लो, जिम्बाब्वे ले लो, टर्की ले लो, फॉर दैट मैटर ब्राज़ील, मेक्सिको, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज की करेंसीज बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल होती है। तो एक्चुअली उनके सिटीजन्स के पास इन्वेस्टिंग मनी इन देयर ओन करेंसी और होल्डिंग मनी इन देयर ओन करेंसी इज अ वेरी बैड ऑप्शन। लाइक टर्की में लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं एज इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उनको पता है अगर वो बस पैसा बैंक में रहेगा ना तो वो ज़्यादा डिवैल्यू करेगा। इससे अच्छा मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, एक्चुअली एक एसेट है जिसके बेसिस पे मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो ये जो हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स बोल लेते हैं, इंडिया में रह के हमें सुनना मतलब मेक सेंस करता है, क्योंकि हमारे कंटेक्स्ट में येस बहुत वैल्यूबल है। हमारा फाइनेंशियल रेगुलेटर बहुत बढ़िया है, तो हमारी करेंसी उतनी डीके नहीं करती। हमारे पेमेंट सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, तो हम इंस्टेंटली यूपीआई करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंस्टेंट पेमेंट्स नहीं है, एंड क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है वो इंस्टेंट पेमेंट्स ग्लोबली किसी को भी देने के लिए। तो सारी चीज़ें सब जगह एप्लीकेबल नहीं होती है, बट बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह एप्लीकेबल होती है, हमें ये भी समझना चाहिए। तो मे बी बारिंग टॉप 10-15 of the world's currencies, most other currencies are actually pretty bad to hold. So what this offers is an alternative to the centralized system. And again, which is why I'm saying it's your choice if you want to participate in this or not. And that choice a lot of people are wanting to make. At least कुछ नहीं तो इस पर्सपेक्टिव से कि यार गलती से अगर ये वाला पार्ट फेल हो गया तो थोड़ा रिस्क हेज हो जाएगा मेरा। देखो, बस एक जो चीज़ क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है, वो सबसे पहले बस एक ही चीज़ है, दोनों ह्यूमन मेड है। सिंपल एक फैक्ट की बात तो ये है कि दोनों जो करेंसीज हैं, आपकी फिजिकल करेंसी है या आप इस डिजिटल करेंसी को बोल लो, है तो ह्यूमन मेड, हमने बनाया। करेक्ट, और ट्रस्ट But- पे काम करती है। ट्रस्ट पे काम करती है, बट एक चीज़ है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया, दुनिया ने उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करा, करेक्ट, बैंक्स बने, गवर्नमेंट्स बनी, रूल्स, लॉज, ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम थ्रू विच इट ऑपरेट्स, राइट? वी नो, हमारे सामने सारे प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने देखा है होते हुए, बनते हुए, और इट इज ग्रोइंग, राइट, हमारे सामने। एक अदर हैंड पे क्रिप्टो मार्केट है, एक हाथ पे शेयर मार्केट और रख देते हैं। तीन चीजें। शेयर मार्केट कंपनीज पे चलता है, हु आर ट्रेडिंग, हु आर प्रोवाइडिंग जेन्युइन सर्विसेज, कुछ भी बना रही है, अब चाहे फिजिकल हो चाहे नॉन फिजिकल हो। एक क्रिप्टो मार्केट है। ये दो सेगमेंट्स तो चलो बनाए हुए हैं, समझ आता है, ये भी किसी ने बनाया है, बट अगर एक ह्यूमन ने इसको बनाया है, उसने इसलिए बनाया ताकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, भाई पेमेंट्स बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। पर आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, ये जो बनाया इसके पीछे कोई बेस, तो मुझे बेस समझ नहीं आता, बस आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द बेस। और पूरी दुनिया में यही डिबेट होती है, दो विंग्स हैं, राइट विंग, लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग वाले हमेशा यही बोलते हैं कि दैट इसके पीछे का बेस नहीं है। बेस क्या है? बेस बताओ। करेक्ट, व्हाट इज द बेस? किस पे का बात करें? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, द बेस इज मिलियंस। जैसे मैंने बोला, पूरे क्रिप्टो को एक ही साथ समझना जरूरी नहीं है, एक एक करके हम बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का बेस है, जिन चीज़ों का बेस है उसके बारे में बात करते हैं। इथीरियम मैंने आपको समझाया, कंपनी है, वो एक्चुअली एक कंपनी है, अगर होती तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज होती इन द वर्ल्ड।
बिटकॉइन के बारे में जैसे मैंने बात करी है, वो एक कंप्यूट नेटवर्क है, एक लेजर है जो इनफाइनाइटली सिक्योर है, ठीक है. तो there is actually a legitimate large base behind it, why we should value it and why we should accept it and why it should have a price. A lot of other things जिनके बारे में बेस नहीं होता है और आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए. मैं तो खुद ही बोलता हूँ कि मीम कॉइन्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पॉइंटलेस है. बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी होती है जो स्मॉल कैप लिस्टेड कंपनीज होती है जिनमें किसी को नई ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि वो कंपनी क्या कर रही है किसी को नहीं पता. वो कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स दे रही है बट वो इनकम्प्लीट है एंड आज एक्स कर रही होती है कल बाय करना चालू कर देती है बट फिर भी लोग ट्रेड करते हैं. इट्स ओके, देयर चॉइस. तो दैट्स वेयर दोज टू मार्केट्स डिफर. एंड दूसरा है मॉनेटरी सिस्टम्स जिसकी हम बात कर रहे थे. एक मॉनेटरी सिस्टम है जो एक सेंट्रलाइज मॉनेटरी सिस्टम है. येस, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट हैज़ ग्रोन over the last, आप ऐसा मान के चलो broadly 400 years. Over the last 400 years, finance has become more popular. And what finance and these institutions helped us is create a network of trusted intermediaries. जिसके थ्रू आज हम ग्लोबली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. हाँ, that is true. बट बहुत बार ये ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज ही फेल करते हैं. हाँ, रिपीटेडली अगेन एंड अगेन. एंड लाइक अगर आप बस मतलब 17 साल पहले चले जाओ तो 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ओनली कि ये ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज है. वहाँ पे कुछ कलेक्टिव लोग बैठे हुए हैं. कई बार वो ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं जिस वजह से वो पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देते हैं. एंड फिर रेगुलेटर्स आते हैं जो बोलते हैं कि यार ये ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज जो कर सकते हैं मैं उसको रोकूंगा. राइट, दैट्स द बैलेंस. देयर आर दीज ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरीज हु हैव एक्सेस टू टेक सर्टेन एक्शंस एंड इन्फोर्स ट्रस्ट इन द सिस्टम. एंड दूसरे एंड पे रेगुलेटर्स होते हैं जो कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो इंटरमीडिएटरीज है, बैंक है, ये है, वो चोरी ना करे. तो ये आदमी इनको देख रहा है. राइट, ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो कह रहा है कि यार ये आदमी भी गलत हो जाता है और ये रेगुलेटर भी गलत हो जाता है. तो क्या हम कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो प्योरली इंटरनेट ड्रिवन हो, कंप्यूटर ड्रिवन हो, मैथ ड्रिवन हो, जिससे हम सिक्योर कर सके पूरे सिस्टम को ताकि इंसेंटिव्स मिसअलाइन ना हो. दैट्स द अटेम्प्ट टू डू इट. मे बी इट वर्क्स, मे बी इट डजंट, मे बी यू बिलीव इन इट, मे बी यू डोंट. All of those will only pan out over years, just like how the modern financial world took 400 years, 400 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में. This technology and this attempt, this experiment for all practical purposes is about 15-20 years old. Now some people believe in it and might believe in it कि यार हाँ यार ये सही तरीका है सोचने का, तो इस तरीके में आगे जाना चाहिए. And of course मैं all in नहीं होना चाहता, मैं अपने सारे पैसे नहीं डालना चाहता यहाँ इस आइडियोलॉजी में, बट मैं थोड़े से चालू करूँगा ताकि मैं समझ सकूँ. वो समझने का अटेम्प्ट करना आई थिंक ज़रूरी है, ना कि सिर्फ बोल देना कि ये ट्रू है या ये नहीं है. इन अ डिफरेंट वर्ल्ड इट कैन बी ट्रू. मुझे बस देखो जो मेरे को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सिंपल सा भाई, मैं अगर आपको बताऊं, आफ्टर वॉचिंग सो मच ऑफ वीडियोस एंड डिबेट्स जहाँ पे एक राइट विंग है एक लेफ्ट विंग है. कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था वॉरेन बफे का, तो उसमें समवन आस्क्ड हिम, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है तो उधर किसी ने पूछा उनसे कि दैट व्हाई यू नॉट सपोर्ट क्रिप्टो एंड यू आर अ बिलियनियर, ये वो आप इन्वेस्ट कर दो ये वो. तो ही थॉट कि मैं डिग होल में पैसे नहीं डालता. व्हाट इज वेयर इट एग्जिस्ट, मुझे नहीं पता वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, क्या है. एंड आप मुझे पैसे डिग होल में डालने के लिए क्यों कह रहे हो? करेक्ट. आप मुझे शेयर्स बताओ, आई विल बाय. देयर इज अ कंपनी, देयर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, आई कैन गो, आई कैन चेक, आई कैन बाय. But where should I go while buying crypto and like all these things? And दूसरी चीज़, बहुत सारे देश भी आजकल हैं who are supporting crypto, like America, great nation, जो उसको बहुत support करता है. UAE supporting crypto, but China has completely banned crypto. They are against it. And जब चाइना से पूछा जाता है क्या है, तो उनका एक सिंपल सा एक फंडा है, what they say that ये जो पूरी मार्केट है, it's controlled by some of the countries, some of the people, powerful people of West who are making this ecosystem, trying to grow. जैसे एक ecosystem है जहाँ पे उनका पैसा बढ़ रहा है. तो it's a bubble, what they say. It's a bubble kind of thing, what China speaks. इंडिया में भी अभी तक कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट थोड़ा अगेंस्ट ही थी, मतलब दे आर नॉट सपोर्टिंग, वो खुल के सपोर्ट नहीं करते इंडिया में क्रिप्टो को. बट अब तो टैक्स स्लेव ला दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है. Why they not support? कुछ कंट्रीज सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती. करेक्ट. तो बिल्कुल इस पूरी चर्चा कर सकते हैं बिल्कुल एकदम डेप्थ में. ठीक है, पहली बात तो हमें ये समझना जरूरी है कि पूरा क्रिप्टो सिर्फ 10 या 15 साल पुराना है. लाइक बिटकॉइन के वाइट पेपर को आए हुए ही रफली
15-17 साल हुए हैं, ठीक है, 15-17 years 15-17 उसी रेंज में, ठीक है। दूसरा, द रेट एट विच लोग समझ रहे हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डेवलपिंग कंट्री हैज सम फॉर्मेट ऑफ रेगुलेशंस या रेगुलेटर या लॉज अराउंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तीसरा, जैसा मैंने बोला, क्रिप्टो एक सिंगल चीज़ नहीं है, वो पूरा फाइनेंस है। तो कुछ क्रिप्टो एसेट्स कमोडिटीज होते हैं, कुछ वेल्थ होता है, कुछ ट्रेडिंग होता है, कुछ इन्वेस्टिंग होता है, और सबका रेगुलेटर अलग होता है। जैसे फाइनेंस में आरबीआई करेंसी रेगुलेटर है, सेबी सिक्योरिटीज रेगुलेटर है, आईडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटर है। वैसे ही पूरे क्रिप्टो का एक रेगुलेटर कभी नहीं होता, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों का होता है। जैसे यूएस में अभी जीनियस एक्ट नाम की एक चीज़ पास हुई है जो सिर्फ स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन के लिए, बिटकॉइन के ईटीएफ्स निकले जिसको एसईसी रेगुलेट करता है वहाँ। तो हर कंट्री में रेगुलेटरी एवोल्यूशन हो रहा है एंड उस सबको टाइम लगता है। मतलब इंडिया में 20 साल लग गए थे ऑलमोस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को पॉपुलर होने में एज कम्पेयर टू यूएस। मतलब ये थोड़ी है कि इलीगल था या कर नहीं सकते थे, बस हर एक कंट्री की एक अलग जर्नी होती है बेस्ड ऑन उस कंट्री की फिलोसफीज और एक्सेप्टेंस। एंड यू आर राइट, चाइना हैज़ कैटेगोरिकली सेट कि यार यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, बट चाइना में तो गूगल भी अलाउड नहीं है, राइट। वो कंट्री की फिलोसफी अलग है, उनके व्यूज़ अलग है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी अलग है, एंड एज अ रिजल्ट वो कुछ कुछ अपने चॉइसेस लेते हैं क्योंकि चाइना का सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज कंट्रोल विच इज़ फंडामेंटली अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ क्रिप्टो विच इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इतना फंडामेंटली अगेंस्ट है कि इट इज़ नॉट इन लाइन्स विद देम। ये एक्चुअली चीज़ इंडिया के लिए ट्रू नहीं है, बाय द वे। इंडिया एक्चुअली बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन, बट सोशलिस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन में हम थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं, विच इज़ वाई we've been able to build things like UPI और आधार infrastructures like this, जहाँ पे हम पब्लिक गुड बनाते हैं कि सारा डेटा सबके पास एक्सेसिबल होना चाहिए ऑन परमिशन, बट एज अ पब्लिक गुड गवर्नमेंट बनाएगी और कंट्रोल करेगी, राइट। तो थोड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं एंड इंडिया में हमने एक्चुअली बहुत रेगुलेटरी ग्रोथ देखी है। इनफैक्ट अगर मैं बस थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो 2022 में एक क्लियर टैक्स स्ट्रक्चर आया, 2023 में एक रेगुलेटर नहीं आया बट एक एंटिटी आई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक FIU नाम की एंटिटी है जिसको हर बैंक रिपोर्टिंग करता है, हर पेमेंट प्रोवाइडर रिपोर्टिंग करता है। तो FIU ने बोला कि हर क्रिप्टो कंपनी को भी रिपोर्ट करना है और आके बताना है ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा क्या हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम क्रिप्टो कंपनीज लाइक मुद्रेक्स को फॉलो करने पड़ते हैं सेम लेवल ऑफ लॉज एंड कंप्लायंस जो एक बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहुत ही हाईली कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, राइट। फिर 2024 में इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी थी जहाँ पे हमने पूरी दुनिया को ये बोला कि यार क्रिप्टो एक ग्लोबल एसेट है, हम कुछ कर लेंगे, तुम कुछ कर लोगे, कोई और कुछ करेगा, सब अलग अलग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमें साथ में मिलके एक कॉमन रूल्स बनाने चाहिए। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट FATF करके जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल बॉडी है जो सारे करेंसीज और सारी मनी लॉन्ड्रिंग सारी चीज़ों को रेगुलेट और ट्रैक करती है, ने ग्लोबल पॉलिसीज बनाई और सबको बोला कि इससे अडियर करना चालू करो। इंडिया ने उस अडियरेंस में लिटरली गोल्ड स्टैंडर्ड मिला है इंडिया को, तो इंडिया बहुत हाई स्टेटस पे फॉलो करता है। एंड नाउ इंडिया भी काम कर रहा है एक डिस्कशन पेपर पे। हमारी गवर्नमेंट हमेशा ही काफ़ी प्रो रही है अडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजी को, जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की कोर टेक्नोलॉजी है उसको। एंड सून वी विल स्टार्ट सीइंग सम स्पेसिफिक यूज केसेस बीइंग रेगुलेटेड, बीइंग कैटेगराइज्ड, बीइंग कॉल्ड आउट एंड सेड कि हाँ ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। वो तो सबके लिए ट्रू है। तो एक आर्क है, वो आर्क फॉलो होता है हर जुरिस्डिक्शन में, हर कंट्री में, वो न्यूआंस समझना ज़रूरी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम most of the developed world has already accepted crypto. In fact, अगर आप largest holders of Bitcoin में गिनोगे तो America, the United States government is one of the largest holders of Bitcoin. BlackRock, which is one of the largest asset managers in the world, is another one of the largest holders of Bitcoin. Vast majority of companies accept Bitcoin in terms of payments and broader assets as well. तो again एक arc है, अलग अलग लोग अलग अलग point पे है on that arc, and that is true even for individuals in India. There might be a lot of people, not only in India but world over, there might be a lot of people जो already Bitcoin खरीद चुके हैं, already a lot of people जो समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आज नहीं करना चाहते क्योंकि उनको नहीं समझना और ज़रूरी नहीं है, उनको नहीं लगता उनको समझना ज़रूरी है और वो कभी और करेंगे in the future. That's perfectly fine. right. एक चीज़ ये बोली जाती है दैट ट्रस्ट थोड़ा फैक्टर इसमें कम हो जाता है बिकॉज नथिंग इज बैक्ड बाय एनीवन, राइट। इन क्रिप्टो मार्केट नथिंग इज बैक्ड बाय एनीवन। अब मैं नॉर्मल अपनी करेंसी की बात करता हूँ, इंडियन रुपया, इट इज़ बैक्ड बाय आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उससे RBI बैक करती है कि भाई इसकी एक इतने पीस ऑफ पेपर की इतनी वैल्यू है, आपको मिलेगी इतनी वैल्यू, राइट। मेरे बैंक से पैसे चोरी हो जाए, बैंक मेरा वो हो जाए,
बैंकरप्ट हो जाए, मेरे पैसे चोरी हो गए, तो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट आई विल गेट, अगर मैंने उस पर इंश्योरेंस है उतना तो एक तो मिलता है, सर्टेन अमाउंट कितना अगर जाता है तो उतना मिलेगा। करेक्ट। ये होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। अब भाई डिसेंट्रलाइज बोला जाता है कि दैट इट्स मच वे बेटर देन सेंट्रलाइज, राइट? बट अगर आप एक चीज देखो, आप सर्वर पे पैसा डाल रहे हो, एक सर्वर ही तो है जिसपे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कितनी बार अभी मैंने देखा हुआ है, ये भी पास्ट में काफी सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे बहुत सारे स्कैम हुए। मतलब स्कैम क्या हुआ कि पैसे चले गए लोगों के, वो बैंकरप्ट हो गए, जो भी हुआ आई डोंट नो, बट उधर तो कोई बैकअप ही नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ी बैक करती है क्रिप्टो करेंसी को। तो आपको लगता नहीं दैट अगर आप बोल रहे हो कि दैट ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज ट्रस्ट फैक्टर को कम भी कर देती है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बिकॉज इफ आई विल इन्वेस्ट अ हैवी अमाउंट इन क्रिप्टो मार्केट, अब मैंने 2 करोड़ अगर डाले हैं तो 2 करोड़ मैटर मी अ लॉट। बिल्कुल। अब कल को कुछ भी होता है, एक्सचेंज बंद हो रहा है या सर्वर में हैक हो गए, कुछ भी हो गया, मेरा पैसा चला गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर आप जब भी आप किसी एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो एक्चुअली वो एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम है। वहाँ पे वो एक्सचेंज ही मैटर करता है, राइट? और वो एक्सचेंज कंप्लीटली हैक हो सकता है। एंड मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सारी ही कंपनीज कभी ना कभी हैक होगी दुनिया में, होना ही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि इट्स नॉट अ मैटर है तो इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। तो आप अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक्चुअली ट्रस्ट कर रहे हो इस एक्सचेंज पे टू कीप योर मनी सिक्योर। बट ये कोई नई बात नहीं है। आप जब एक बैंक में पैसा रखते हो तो आप ट्रस्ट करते हो कि वो बैंक में पैसा सिक्योर रहे। बाय द वे, अगर आप एक 2 करोड़ किसी बैंक में रखोगे और वो बैंक मान लो बैंकरप्ट हो जाता है, आपको 2 करोड़ में से सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी सारे गए। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आप 2 करोड़ रख रहे हो एक बैंक में, तो एक्चुअली हो सकता है आपको नुकसान ही हो। और ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हुआ है कि बैंक्स बंद नहीं होते हैं, हर साल बैंक्स बंद होते हैं, हर साल, जिस वजह से लोगों के पैसे डूब जाते हैं। बहुत सारी कॉर्पोरेट बैंक्स होती है, छोटी बैंक्स होती है, जहाँ होता है। ठीक है, क्रिप्टो का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है कि आप पैसा एक एक्सचेंज से निकाल के अपने पास रख सकते हो और आप उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करने पे काम कर सकते हो, या फिर आप किसी ट्रस्टेड कस्टोडियन के पास ले जाओ जो एक फी लेगा और बोलेगा कि ओके, मैं इंश्योरेंस दूंगा आपको और मैं मेक श्योर करूंगा कि हमेशा सिक्योर है, आपको 100% मिल जाए। बट एनी क्रिप्टो एक्सचेंज इज नॉट गिविंग मी एनी गारंटी ना। अब मेरे आईसीआईसी बैंक से मेरे पैसे मेरे गायब हो जाएं, तो आईसीआईसी बैंक इज रिस्पॉन्सिबल कि भाई वो मेरे पैसे गए कहाँ। बट मेरे अगर मुद्रेक्स के वॉलेट में या मैं किसी भी एक्सचेंज के वॉलेट में वो पैसे चले जाए, करेक्ट, तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल ना। नो, द एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल। एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट, द एक्सचेंज इज रिस्पॉन्सिबल। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बैंक में आपने पैसे रखे थे, मान लो बैंक में डकैती हो गई, फॉर सम रीजन बैंक का पैसा चलेगा, और बैंक के पास टोटल सारे लोगों के मिलके 1,000 रुपए होने चाहिए थे, बट अब बैंक के पास सिर्फ 80 है या 800 ही है। वो 800 सब लोगों पे बटेंगे। दैट्स व्हाट टिपिकली हैपेंस, बैंक्रप्सी होती है। एक एक्सचेंज के साथ भी सेम होता है। एक एक्सचेंज ने पैसा लिया है, जितने पैसे बचेंगे उतने पैसे फिर बाद में सब में बटते हैं। ये टिपिकली ही कुछ बचा ही नहीं तो कुछ भी नहीं बटेगा। करेक्ट, और बट वो सबके लिए ट्रू है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसा नया नहीं है जो बहुत अलग हो रहा है। जो एक बैंक के साथ होता है वही सेम पॉलिसी यहाँ फॉलो होती है। द प्रॉब्लम इज कि अगर ये पैसे चोरी हो गए तो नुकसान होता है, येस, और चोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, येस। बट बहुत सारे एक्सचेंजेस पैसा अपनी ट्रेजरी में से दे देते, अपने प्रॉफिट्स में से दे देते, बट यूजर्स के पैसे जाने नहीं देते। कुछ केसेस में ऑफकोर्स ये हुआ है हिस्टोरिकली, जहाँ पे पैसे चोरी हो गए, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, बट वो बैंक्स में भी हुआ है। मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। हाँ, मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ, बट वो सेम चीज बैंक्स के साथ भी हुई है। फिर एक ओवर टाइम एक रेगुलेटरी सिस्टम बना है ताकि ये चोरियां कम हो, चीजें हैक कम हो, लोग पैसा लेके कम भागे एंड लोगों के पैसे ना लूटे। पर आपको लगता नहीं दैट दिस इज मेकिंग लैक ऑफ ट्रस्ट इन इट? करेक्ट, विच इज व्हाई हैविंग रेगुलेशंस इज गुड फॉर सेंट्रलाइज सिस्टम्स, जो एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज होते हैं। अगर आपको सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए तो आपको रेगुलेटर्स चाहिए ही होते हैं, एंड ओवर टाइम एज रेगुलेशंस कम इन, दिस अगेन बिकम्स बेटर। बट क्रिप्टो एटलीस्ट अनेबल्स यू कि आपको अगर ये एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे रखना है, आप लेके अपने पास भी रख सकते हो। जैसे आपको कोई ज़रूरी नहीं है ना बैंक में पैसा रखना है, आप अपनी एक तिजोरी घर पे भी रख सकते हो, राइट? फिर वो तिजोरी की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। वैसा सेम काम आप यहाँ कर सकते हो कि आप वो एक्सचेंज से पैसे निकाल लो, अपने पास रख लो। मुद्रेक्स से अनेबल करता है लोगों को, बहुत सारे एक्सचेंजेस नहीं करते, बट मुद्रेक्स करता है कि आप मुद्रेक्स से पैसे निकालो, अपने पास रखो, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लो। कंप्लीटली पॉसिबल है, ताकि अगर एक्सचेंज हैक हो तो आपके पैसे ना जाए। ओके, लिटिल बिट ऑफ बेटर, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रही है दैट व्हाट इट इज, हाउ इट्स वर्किंग।
क्या ये आपको लगता है दैट धीरे-धीरे और रेगुलेशंस मजबूत होते जाएँगे इस पे, या इट विल गेट मोर सिक्योर इन फ्यूचर? बिल्कुल, मेरे को 100% लगता है ये। वो जर्नी होती है विथ एवरी एसेट क्लास, इट टेक्स टाइम। आप ऐसा समझ के चलो यार, रेगुलेटर का काम भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? रेगुलेटर का एक एंड पे काम होता है कि इंडस्ट्री को फ्लरिश होने दें, दूसरे एंड पे काम होता है कि आम आदमी सिक्योर रहे, राइट? एंड ये सब एक ऐसे एसेट क्लास में करना जहाँ पे, जैसा मैंने बोला, इट्स ऑल फाइनेंस, इट्स करेंसीज, इट्स एसेट्स, इट्स कमोडिटीज, इट्स इक्विटीज, ऑल टुगेदर, येट नन ऑफ इट। तो इसको सही से रेगुलेट कैसे करें, उसकी एक जर्नी होगी। जैसे अभी यूएस में क्या हो रहा है कि पूरे क्रिप्टो को ना बोले, बट बिटकॉइन अलग तरीके से रेगुलेट हो रहा है, कुछ और टोकन्स लाइक स्टेबल कॉइन्स अलग तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, जो आई थिंक सही अप्रोच है। ये यूएस में भी हो रहा है, ये सेम कनाडा में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, सिंगापुर में भी हो रहा है, हांगकॉन्ग में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, कि अलग 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 तरीके से रेगुलेशन इवॉल्व कर रहे हैं। रेगुलेशन को इवॉल्व करने में टाइम लगेगा, एंड जैसे इवॉल्व होगा सिस्टम में ट्रस्ट आएगा, ज़्यादा लोग बिलीव करेंगे। तब तक हमारा काम, आपका मेरा काम, बाकी इंडस्ट्री में लोगों का काम, मीडिया का काम इज टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड एजुकेट देम अबाउट व्हाट इज दिस अबाउट, एंड इसमें से क्या ट्रूथ है, क्या फैक्ट है, क्या सच है, क्या नहीं है, और डेप्थ में कैसे जाए। और ऑफकोर्स एक नया एसेट क्लास है, टाइम लगता है चीज़ें इन्वेस्ट होने में। अगर आप किसी टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ऐसा मान के चलो, आप एक छोटे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब वो स्टार्टअप चल सकता है, बंद हो सकता है, वहाँ स्टार्टअप में कोई चोरी कर सकता है, पैसा लेके भाग सकता है, सब कुछ हो सकता है। सेम लेवल ऑफ रिस्क है। तो आपको रिस्क समझना पड़ता है while you are looking to invest, एंड उस पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्ट करो तो रिग्रेट कम होगा लाइफ में। एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में द ओनली थिंग दैट पीपल कैन ट्राई एंड इंश्योर इज दैट कि आपका रिग्रेट मिनिमाइज हो, ना कि आपको प्रॉफिट। बट डू यू थिंक दैट in crypto market there is a risk comparatively to the stock market? ऑफ कोर्स नेचुरली ट्रू है। एंड स्टॉक मार्केट को भी पूरा ना मान के चले, अगर ब्रैकेट्स में मान के चले, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं। अक्रॉस द बोर्ड अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क होती है। पेनी स्टॉक्स आर ऑर्डर्स ऑफ मोर मैग्नीट्यूड, more risky and more volatile than large cap stocks. Same is true for crypto as well. Bitcoin, Ethereum, कुछ blue chip tokens है जो कम volatile है and as a result कम risky है। कुछ और tokens है जो बहुत ही ज़्यादा volatile है and बहुत risky है। तो अलग अलग आर्क, अलग अलग एसेट, इसलिए जनरल स्टेटमेंट्स की जगह अगर हम अंदर जाएंगे ना डीप में, तब एक्चुअली समझ में आता है अच्छा क्या पार्ट वैल्यूएबल है, क्या पार्ट नहीं है, एंड तभी आप इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हो। एंड अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए ट्रू है। स्टॉक मार्केट में भी आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, जब तक आप अंदर जाओगे नहीं और समझोगे नहीं, तब तक आप डिसीजन अनफेयरली लोगे, इज व्हाट आई वांटेड टू से। अगर आप किसी कंपनी का एसेट खरीदना चाह रहे हो तो आप सोचोगे राइट कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, ये कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा बनेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली मिलती है। काफ़ी सारी सेम चीज़ें क्रिप्टो एसेट्स के बारे में भी ट्रू है। बस चॉइस है कि आप वहाँ अंदर जाके समझना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। सेबी कंट्रोल इन इंडिया, सेबी कंट्रोल्स द शेयर मार्केट। करेक्ट। क्रिप्टो का तो कुछ है नहीं, करेक्ट। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। करेक्ट। अब पहले सेबी में भी, वो शेयर भी बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉड से स्कैम्स हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग नकली कंपनी रजिस्टर करते थे, सब और कुछ हुआ पंप एंड डंप वाली स्कीम Correct. बहुत ज़्यादा चली है। आपने हर्षद मेहता वाला सब सुना हाँ। देखा। एंड बाय द वे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे माँ बाप का जनरेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता, राइट? उनके अंदर ही ये डर है कि यहाँ तो चोरी चकारी होती है, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है, वैसा इन्वेस्ट मत करो। हिंदी इसका अनुवाद है, और जुआ बोलते हैं इसको, दे कॉल गैम्बल। करेक्ट। हमारे माँ बाप की जनरेशन उस तरीके से सोचते थे, बट हम उस तरीके से नहीं सोचते, क्योंकि हमने हमारे पिछले 15-20 साल के एक्सपीरियंस में स्टॉक मार्केट को बस ग्रो होते हुए देखा है, रेगुलेटर के एक्शंस देखे ताकि ये पूरा क्लीन अप हुआ है, ट्रस्ट बढ़ा है सिस्टम में, लोग और आए हैं, एजुकेशन बढ़ा है, म्यूचुअल फंड सही है, जैसे कैंपेन्स हुए जो 8-8, 10-10 साल से चल रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट दिस, राइट? बट अगर आप नेचुरली देखोगे, पंप एंड डंप वाली स्कीम अब बंद हो गई है इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज वो आप अब देखो, इस एंगल में अगर देखा जाए तो अभी भी होती होगी, पंप एंड डंप तो अभी भी होता है। इसी महीने सेबी ने जेन स्ट्रीट नाम के एक बहुत बड़े ग्लोबल हेज फंड को फाइन किया है। कितना अमाउंट का फाइन किया आपको पता है? 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ फाइन है ये का फाइन है जेन स्ट्रीट पे। फॉर व्हाट? एलिगेशंस आर कि जेन स्ट्रीट पंप एंड डंप कर रहा था इन द इक्विटीज मार्केट इन इंडिया। ऑफ कोर्स ओवर टाइम पता चलेगा। हिंडनबर्ग करके एक बहुत बड़ी स्टोरी निकली थी, हमें पता है कि उन्होंने बोला था कि अडानी का स्टॉक पंप एंड डंप हो रहा है बाय इंडिविजुअल्स। ना वो भी एक एलिगेशन है। नहीं, आई कैन ट्रूली, मतलब आई कैन से कि दैट ये हो सकता है, मतलब इट इज़ पॉसिबल। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि दैट पंप एंड डंप नहीं होता होगा, बिकॉज
इफ पीपल आर देयर, लोग हैं तो लोगों के दिमाग में खुराफात है, वो होगा. यू कांट कंट्रोल दैट, यू कांट कंप्लीटली इरेज दैट फ्रॉम द मार्केट. बट एटलीस्ट अगर आज मुझे कंपनी डालनी है शेयर मार्केट में, आई हैव टू रजिस्टर्ड इट, चेक होगा, सारे चेक्स होंगे, देन इट विल पास अवे, देन लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे मेरी कंपनी में. बट इन क्रिप्टो मार्केट पंप एंड डंप करना मुझे लग रहा है मोर इजी है थोड़ा सा. करेक्ट. एंड जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एसेट्स में, वो भी तो उसी ग्रीड और फियर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना. आप ये सोचो, जो इतना छोटा टोकन है कि वो आराम से पंप एंड डंप किया जा सकता है, उसमें टोकन खरीद कौन रहा है? वही आदमी खरीद रहा है जो 21 दिन में पैसा डबल करना चाह रहा है. वो यही सोच के खरीद रहा है ना कि यार मेरे को तो पैसा डालना था डबल करने के लिए. अगर और दुनिया में 21 दिन में पैसा डबल कहाँ होता है? नहीं होता है. राइट. तो अगर और दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता है, रिस्क सब जगह होती है. तो अगर आपको मार्जिन मिल रहा है तो रिस्क है. तो अगर आप सिर्फ मार्जिन मान के पैसा डाल रहे हो और रिस्क को समझ नहीं रहे हो और नुकसान हुआ तो नुकसान होगा. पैसा बना तो आप लकी थे, पैसा नहीं बना नुकसान हुआ. और मेरा प्रॉब्लम वो है कि ये जो गैप है, ये गैप को लोग कई बार भूल जाते हैं. अब क्रिप्टो में थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज क्लियर रेगुलेटरी सेटअप नहीं है, तो बहुत सारे लोग मिस सेलिंग करते हैं. राइट. झूठ बोल के आपसे पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, उस वजह से चोरी होती है, उस वजह से फ्रॉड होता है. इसीलिए ये FIU का पूरा रेगुलेशन आया था कि यार अगर कोई भी क्रिप्टो एसेट है तो वो सिर्फ नोन कुछ जगहों पे ट्रेड हो सकता है, लाइक एक्सचेंजेस लाइक मुद्रेक्स. तो दैट्स वाई लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन हेल्प क्लीन थिंग्स अप. एंड वो क्लीन अप होने में टाइम लगता है. एंड जब से इंडिया में आया है ये रेगुलेशन और लॉ, तब से काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हो गई है. अब आप सिर्फ रेगुलेटेड या लाइसेंस्ड प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग कर सकते हो. एंड उस वजह से चीज़ें काफ़ी कम हुई है. नाउ ऑफ कोर्स अगर आप लाइसेंस प्लेटफॉर्म पे नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, आप खुद ही जाना चाह रहे हो ऐसे किसी एक्सचेंज में जो इंडिया में लाइसेंस नहीं है, आप खुद ही जाके ऐसे चीज़ें ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप इसीलिए करना चाह रहे हो क्योंकि आप आउट ऑफ ग्रीड राइट वो रिस्क लेना चाहते हो. तो वो रिस्क समझे बिना उसमें ट्रेड करना थोड़ा गलत है. हाँ, दैट पॉइंट इज 100% ट्रू. करेक्ट. मैं उस चीज़ को मानता हूँ, बट एक चीज़ है दैट इज़, मैं फिर वही कहूँगा दैट एटलीस्ट अगर सेबी से एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो आई हैव अ ह्यूज ट्रस्ट कि दैट चलो बिल्कुल. चेक्स हैं. हम सब चाहते हैं कि रेगुलेशन है. अब मैं हूँ आज, ऐसा नहीं है कि दैट अब मैं पंप एंड डंप वाली स्कीम इधर चलाना चाहूँ जो मैं चला दूंगा. इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड पेश करनी पड़ेंगी जो नहीं होंगी मेरे पास. नहीं है ईजी. बट इन क्रिप्टो मार्केट, अब से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. इफ़ आई एम अ यूट्यूबर एंड आई हैव 10 मिलियन फॉलोअर्स सपोज, एंड आई वांट कि दैट मैं कॉइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्रिप्टो मार्केट में. आई हैव अ फॉलोइंग एंड आई विल डू. उस कॉइन का कोई रेलेवेंसी तो है नहीं. अब मैं उसको खरीदवा रहा हूँ, पंप एंड डंप कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ. ठीक है. तो चलो एक थोड़ा स्केल की बात करते हैं कि ये किस स्केल पे हो रहा है आज पूरा क्रिप्टो मार्केट $4 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे. ये एक्टिविटीज जो आप कह रहे हो, ये लेस देन 0.1% ऑफ एसेट्स के साथ हो रहा होगा. हाँ, माइट बी. राइट. विच मीन्स कि जिन लोगों को इम्पैक्ट करता है वो भी बहुत छोटा है, और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें वो वैसे ही लोग होते हैं जो गेट रिच क्विक करना चाहते हैं, तो उनको पता भी है कि रिस्क क्या है. राइट. अब कुछ लोग मिस सेल हो जाते हैं इन स्कीम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वैसे तो लोग नॉर्मली भी मिस सेल ही हो रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में. वो इसमें मिस सेल नहीं होते तो कहीं और मिस सेल हो जाते हैं. बहुत सारी MLM स्कीम्स होती है जहाँ हम जानते हैं कि ऐसा होता है इंडिया में. राइट. तो जहाँ पे मनी है वहाँ मिस सेलिंग होगी, ये नेचुरल है. अगर हम एक नॉर्मल आदमी है और हम ग्रीड में ना जाए और थोड़ा 4 सवाल पूछ ले कि मैं कहाँ पैसा डाल रहा हूँ पहले, तो हम मिस सेलिंग से बच सकते हैं. मिस सेलिंग की वजह से होने वाले लॉसेस तो आपको वैसे भी हो गए ही अगर आप उस नेचर में हो तो, एंड कोई ना कोई आपके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा ही हो रहा होता है. बट देर इज अ वाइज वेरी वेरी लार्ज मार्केट, एंड आई वुड से 99.9% ऑफ द मार्केट दैट इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय दिस, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप बस वहाँ जाओ तो. एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक मुद्रेक्स कोशिश करते हैं उसी के बारे में बात करने की, उसी के बारे में बताने की, सही से आपको समझाने की आपको कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम हर एसेट का एक रेटिंग देते हैं in terms of fundamental analysis, in terms of technical analysis, in terms of risk. एंड वो इन्फॉर्मेशन आपको देते ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितना रिस्की है कितना वॉलेटाइल है, किस बेसिस पे यहाँ पे प्राइस डिसाइड भी हो रहा है. बहुत सारी जगह पे वो नहीं अवेलेबल होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूजर चॉइस. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा मार्केट ही बहुत अर्ली है, ओवर टाइम डेवलप होगा. अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज आपको समझना चाहिए इसके रिस्क और फिर ही एंटर करना चाहिए. एंड बाय द वे मैं एक्चुअली रेकमेंड करता हूँ मोस्ट लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्रिप्टो में. अगर आप नहीं समझ रहे हो और आप बस घुसना चाह रहे हो क्योंकि आपके दोस्त ने कुछ कर लिया या किसी आपके भाई ने पैसा बना लिया, तो फिर आप गलत रीजंस की वजह से आ रहे हो, एंड फिर वो रीजन सही नहीं होंगे और फिर आपको रिग्रेट ही होगा.
राइट? मैं इलॉन मस्क के बारे में याद कर रहा था एंड आपको पता होगा इन 2020 इन 2021 जब कोविड बूम पे था तो क्रिप्टो भी बूम पे था, राइट? क्रिप्टो फटा पड़ा था पूरा मार्केट एंड रोज इलॉन मस्क का कोई ना कोई ट्वीट आता था और कोई ना कोई कॉइन ऊपर नीचे हो जाता था। अब मैं इलॉन मस्क को ही देखता हूँ सामने, मतलब कभी कभार आप बहुत क्लियर आंखों से देखो तो आपको सामने सामने विजिबल हो रहा है कि ये इंसान पंप एंड डंप कर रहा है आपके सामने। डॉज कॉइन को ट्वीट डाला, रातों रात डॉज कॉइन इधर जा रहा है करेक्ट, एंड थोड़े टाइम में बाद वो डॉज कॉइन को सपोर्ट करना बंद कर रहा है। Correct. पहले उसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया टेस्ला में करेक्ट, एंड फिर बंद कर दिया। करेक्ट। आपके सामने पंप एंड डंप है। ये सेम चीज़ तो टेस्ला स्टॉक के साथ भी होता था। एसईसी ने बाहर किया था इलॉन मस्क को टू कमेंट ऑन टेस्ला स्टॉक्स। मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये समझ होनी चाहिए व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आप डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो, But it इसीलिए is not very risky that anyone can introduce any kind of coin. it is very risky, and which is why you should only go to those platforms that do not list everything. Like for example, लाखों टोकन हो गए, मुद्रेक्स में सिर्फ हम 800 लिस्ट करते हैं, राइट? Genuine token. देयर इज अ लिस्टिंग क्राइटेरिया, एक 65 पॉइंट लिस्टिंग क्राइटेरिया है जो हमने बनाया है। इसके बेसिस में हम डिसाइड करते हैं कौन से टोकन को लिस्ट करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इनमें कर रहे हो तो वो लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, अगर आप इनके बाहर कर रहे हो तो आप कुछ सोच के कर रहे होंगे ना, वो आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी चॉइस है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो ये लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं। But today, if I want to introduce a new coin to the market, I can introduce. आप मुद्रेक्स पे नहीं कर सकते हो। अच्छा, मुद्रेक्स पे नहीं कर सकते। उसके लिए But आप एक मतलब जो डिसेंट्रलाइज मार्केट्स होते हैं वहाँ पे आप जाके टोकन लॉन्च कर सकते हो, उसके लिए कुछ चला सकते हो, उसको एक्सेस करने का तरीका ही अलग होता है। बट दैट्स लाइक सेइंग कि मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई और मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बांट दिए लोगों में, राइट? मैं अगेन कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता है। स्टार्टअप्स हर साल बनते हैं, स्टार्टअप्स हर साल बंद होते हैं, एंड कई स्टार्टअप्स चोरी की वजह से बंद होते हैं, कई स्टार्टअप्स एक्चुअली बंद होते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश करी और नहीं चला बंद हो गया। स्टार्टअप्स में इन्वेस्टिंग रिस्की होता है, इसलिए सब लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और सब लोग इन्वेस्ट कर भी नहीं पाते हैं, राइट? वो माइंडसेट के साथ अगर हम चले तो उस माइंडसेट को अप्रोच करना चाहिए। अच्छा भाई, आप जैसे क्रिप्टो के बारे में हमने बात कर ली, मैं ये चाहता हूँ जैसे हम क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो किस, मतलब अगर इफ आई एम अ न्यू इन्वेस्टर, मैं बिल्कुल आई एम जस्ट हैविंग लेस नॉलेज, बहुत Zero कम, knowledge. जीरो नॉलेज है मेरे पास, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट। मेरे पास 5-10 हज़ार रुपए हैं, मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो अगर मैं बिगिनर हूँ तो मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो मार्केट? करेक्ट। तो यार सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडियन हो तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करो जो FIU रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड है। ओके, FIU रजिस्टर्ड। हैंडफुल ऑफ एक्सचेंजेस है, मुद्रेक्स है, कॉइनडीसीएक्स है, कॉइनस्विच है और 2-3 है, ठीक ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि नंबर बहुत बड़ा है, ठीक तो है। पहले FIU रजिस्ट्रेशन ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप किसी ऐसे एसेट में पार्टिसिपेट करो जो थोड़ा और लॉन्ग टर्म हो। अगर आपको कुछ नहीं पता और आप बस जनरली क्रिप्टो में पार्टिसिपेट करके सीखने के लिए कर रहे हो तो आपको टिपिकली बिटकॉइन से चालू करना चाहिए। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप रिलायंस के साथ चालू करो, कुछ उन्होंने कुछ पता है, समझ लोगे और रिस्क कम होगा, तो आपको बिटकॉइन के साथ चालू करना चाहिए। तीसरा, जस्ट लाइक हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में SIP करनी चाहिए या स्टॉक्स में SIP करनी चाहिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए, आपको क्रिप्टो में SIP करनी चाहिए। आप मुद्रेक जैसे अच्छा, प्लेटफॉर्म क्रिप्टो पे में SIP कर सकते आप हैं? मुद्रेक जैसे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल क्रिप्टो में SIP कर सकते हो। अच्छा, तो आप ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट wealth इज grow लेस करेगा। रिस्कियर? हाँ, इट इज़ लेस रिस्कियर क्योंकि थोड़ा और लॉन्ग टर्म आप ओवर टाइम एंटर कर रहे हो तो आपको एक बेटर एवरेज प्राइस मिल जाता है, आपकी रिस्क कम हो जाती है एंटर करने के लिए। तीसरा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले बस एक बहुत छोटे अमाउंट के साथ करो, 2-3 महीना थोड़ा कंफर्टेबल हो, एक बार कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोचो, एंड देन फिर लॉन्ग टर्म होराइजन शुड बी एटलीस्ट 3 years, एटलीस्ट 5 years उस होराइजन से, ना कि मैं 21 दिन में पैसा डबल करके चले जाऊँगा। ठीक है। ये 3-4 कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स किसी भी एसेट क्लास के लिए ट्रू है। ये सेम 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स क्रिप्टो के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से अगर अप्रोच करें तो बेस्ट होगा। And how to evaluate a coin, like if I am interested to buy Polygon or any other coin, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ उसको बाय करने में, तो how should I evaluate this कि हाँ ये सही भी है? करेक्ट। तो How to pick that? जस्ट लाइक हाउ एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या करता है वो आप पढ़ोगे, वैसे ही आप मुद्रेक्स पे अगर आओगे, आप किसी भी टोकन पे जाओगे तो हम उस की सारी डिटेल्स देते हैं कि ये कंपनी क्या है, ये टोकन क्या है, ये क्या करता है, ये क्यों एग्जिस्ट करता है,
इसके पास्ट परफॉर्मेंस क्या था फाइनेंशियल, फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या चल रहा है फाइनेंशियल, एंड वो एक सेट ऑफ चीज़ हो गई जो हम बताते हैं, इसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। अच्छा। तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च आप कर सकते हो। इसके अलावा फिर हम टेक्निकल एनालिसिस भी देते हैं, जो बस ये बताता है कि आज प्राइस एक्शन क्या चल रहा है एंड क्या अभी सेंटिमेंट बुलिश है, सेंटिमेंट बेरिश है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो थोड़ा ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा वैल्यूबल होता है। एंड फिर इसके अलावा हम एक सोशल एनालिसिस भी करते हैं, जहाँ हम एक सोशल रेटिंग भी देते हैं कि अच्छा ट्विटर पे क्या लोग बात कर रहे हैं, रेडिट पे क्या लोग बात कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि आपको वो एक इंसाइट में मिल जाए। वो रिसर्च करके आप समझ के थोड़ा बाय सेल ट्रेड कर सकते हो इसमें। बट ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। करेक्ट, आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऑलवेज। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि वेल्थ सिर्फ लॉन्ग टर्म में क्रिएट होती है। ट्रेडिंग इज अ शॉर्ट टर्म जीरो सम गेम। अगर आप जीत रहे हो तो मैं हार रहा हूँ, ये ट्रेडिंग में होता है। इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, आप भी जीत सकते हो, मैं भी जीत सकता हूँ, क्योंकि पूरा मार्केट ग्रो कर रहा है। फिर आप कितना ग्रो करोगे डिपेंड करेगा आपने मार्केट के किस पार्ट में इन्वेस्ट किया, राइट? तो अच्छा, मीम्स कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? मीम कॉइन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, लोग ट्रेड करते हैं। लोग ट्रेड करते हैं। मीम कॉइन में इन्वेस्टिंग करना का कोई वो स्टेटमेंट ही मेक सेंस नहीं करता है। मीम कॉइन में लोग ट्रेड करते हैं, आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने भी कुछ मीम कॉइन्स खरीदे हैं, बट बस मज़े के लिए, क्योंकि मैं बस इस सिस्टम का पार्ट होने जा रहा था, छोटे छोटे अमाउंट से। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता मीम कॉइन में इन्वेस्टिंग करना, वो स्टेटमेंट ही मेक सेंस नहीं करता है। इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आर यू डूइंग इट। ओके। क्या रग पुल होता है बिल्कुल होता है, इन क्रिप्टो? बिल्कुल होता है। 100%। मतलब बहुत सारी जगहों पे होता है। रग पुल होना कोई नई बात नहीं है। मतलब रग पुल का मतलब क्या है? हम रग पुल एक टर्म है, बट इफेक्टिवली इट्स लाइक कि मैंने कंपनी चालू करी, मैंने कुछ लोगों से पैसा लिया उस कंपनी में, और फिर मैं कंपनी बंद करके पैसा लेके भाग गया। ये तो कंपनीजों में तो सदियों से हो रहा है, तो वहाँ होता है, यहाँ भी होता है। वो बस उस चीज़ को रग पुल का नाम दे दिया गया है यहाँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कंट्रोलिंग चीज़ का ना होना भी वो उतना ही नुकसानदायक होता है जितना होना होता है। बिल्कुल। एंड इसलिए मैं स्ट्रांगली चाहता हूँ कि रेगुलेटर्स आए एंड रेगुलेशंस आए, ताकि थोड़ा तो मुझे लगता है दैट इस पर रेगुलेशंस बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो स्ट्रांगली चाहता हूँ कि रेगुलेशंस आए। एंड हमने देखा है दुनिया में भला ही होता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के साथ, और एज आई सेड रेगुलेशंस आ रहे हैं। इट्स जस्ट इट टेक्स सम टाइम। Why I'm saying that बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं क्या ऑन कैमरा में बात बोल रहा हूँ। क्रिप्टो इज द न्यू वे ऑफ हवाला, if you can understand. USDT is the new way to transfer money and dump money into any country, into anyone, because decentralized system है, कुछ पता नहीं चलता कि that क्यों भेजा है, किसका क्या है, किसने भेजा है, क्या है, कुछ पता नहीं है आपको। एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं या चीज़ें हैं अलग अलग कंट्रीज़ में भी ये सामने आता है दैट अब दे आर नॉट चूजिंग नॉर्मल मनी, जो रेगुलर मनी होती है, दे आर चूजिंग क्रिप्टो फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड दीज। USDT में सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, एंड आई वांट कि दैट इस पे अगर होगा तो इट विल बी मोर ट्रस्टेबल जो अभी कंडीशन है। तो एक्चुअली थोड़े यहाँ पे भी मिसनोमर है। क्रिप्टो करेंसीज आर एक्चुअली वे मोर ट्रेसेबल अच्छा। देन कैशेस, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एक पब्लिक लेजर में होता है। तो आपको अगर पता है कि ये वॉलेट एड्रेस किसी का है, तो आप बिल्कुल जान सकते हो कि वो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे गए। तो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज आर मोर ट्रेसेबल देन कैश। कैश इज एक्चुअली द मोस्ट अनट्रेसेबल सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि यहाँ से यहाँ पैसा मूव किया किसी को पता नहीं चलेगा। पर अगर यहाँ से यहाँ स्टेबल कॉइन मूव किया, USDT मूव किया, अगर आपको पता है ये एड्रेस किसका है, आप बिल्कुल पता कर सकते हो पैसा गया कहाँ है। बट देन व्हाई पीपल आर यूजिंग द हवाला सिस्टम वगैरह, दैट USDT में अब सारी चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो रही है। And just like it's a representation of money and many people accept it, many people will accept it. But as more regulations are coming in, that reduces, right? और वो completely traceable होता है, end to end, अगर आप trace करना चाहो तो। It's a matter of time. तो जैसे एक example देता हूँ मैं, माउंट गॉक्स करके एक बहुत बड़ा exchange हैक हुआ था 2013 में, बहुत बड़ा exchange था। एक इन्वेस्टिगेशन चली जो FBI ने ओवर अ पीरियड ऑफ 8-10 ईयर्स चलाई। इवेंचुअली 2022-23 में दे वर एबल टू एक्चुअली ट्रेस डाउन एंड ट्रैक द परपेट्रेटर जिसने माउंट गॉक्स एक्सचेंज को हैक किया था। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने जो भी पैसा हैक किया था ना, उसकी पूरी एक ट्रांजैक्शन ट्रेल थी, एंड आप एंड टू एंड पहुंच पाए उस आदमी तक कि वो आदमी कहाँ है, पैसा किसने चोरी किया है, क्या यूज़ किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कंप्लीटली ट्रेसेबल है अगर आप ट्रेस करना चाहो तो। ओके, मतलब
अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट कैन इजीली ट्रेस। हाँ, I wouldn't say easily. It is, but I would say it is less difficult than tracing cash transactions. हाँ, कैश को तो ट्रांजेक्शन। And इसलिए it's a different pathway. ओके। एंड सीबीडीसी और क्रिप्टो में क्या फ़र्क है? तो अब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे थे कि एक कंप्यूट सिस्टम है जिसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो, ऑटोमेटेड मनी ट्रांसफर्स कर सकते हो, एंड ऐसा मान के चलो कि वो एक नेटवर्क बनाया है जो एक पब्लिक गुड है। CBDC is using the same technology but built and maintained by the central bank in India. So it's a central bank digital currency, CBDC. ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट्स सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बहुत सारे CBDCs है दुनिया में जो इंडिविजुअली अपना हर एक सेंट्रल बैंक बना रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को भी रिकग्नाइज होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत वैल्यूबल है। मैं बीच में से इंटरमीडिएटरीज हटा सकता हूँ, मैं ट्रांजैक्शंस को चीपर फास्टर कर सकता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक चीज़ से आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि भाई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर होती जा रही है आजकल। आप लोगों को देखोगे कि एक नया बिजनेस आइडिया इसको बनाते हैं, दैट इज़ क्रिप्टो माइनिंग। व्हाट इज़ क्रिप्टो माइनिंग? आई वांट टू अंडरस्टैंड ये है क्या? मतलब वो बेच रहे हैं आजकल मशीन्स वगैरह कि दैट ये 2-2.5 लाख रुपए की मशीन लगा लो एंड यू कैन मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी और इतने माइन हो जाएंगे लाइक दैट। व्हाट इज़ इट? करेक्ट। तो बहुत लोग बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करते हैं, और दुनिया में नए गोल्ड बनाने का एक ही तरीका होता है, आप जाके माइन करो, सब खोदोगे जमीन से गोल्ड निकलेगा। आज एट दिस पॉइंट इन टाइम नए गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग रेट इज अबाउट 1.2%। एनी ईयर 1.2% ऑफ न्यू गोल्ड इज क्रिएटेड। ठीक है, ये सप्लाई है नया गोल्ड का। बिटकॉइन का भी एक प्रोसेस होता है जिससे आप बिटकॉइन जनरेट करते हो। ओके, वो प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। जस्ट लाइक हाउ गोल्ड जनरेट होता है माइनिंग के प्रोसेस से, लोगों ने बोला कि बिटकॉइन तो गोल्ड की तरीका है, तो बिटकॉइन जनरेट करने के प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। अब वो जस्ट लाइक गोल्ड में आप कुछ मशीनें लेते हो, मिट्टी खोदते हो, उसको छानते हो और फिर गोल्ड निकालते हो। यहाँ पे हाईली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं जो एक बहुत ही डिफिकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे बिटकॉइन निकलता है। वो करने के लिए मशीन्स आती है, आप वो मशीन्स को रन कर सकते हो, आप उसको एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसको कंप्यूट को करने के लिए, और उस प्रोसेस के थ्रू आप यील्ड जनरेट करते हो, विच इज़ नया बिटकॉइन। अगर आप एक छोटे स्केल पे कर रहे हो तो आपको पैसा बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, एंड आप इस तरीके से समझो कि द माइनिंग बिजनेस इज अ बिजनेस वेयर यू कैन टिपिकली अर्न 12 to 13% एन्यूलाइज्ड अच्छा। इंटरेस्ट, 12 से 13% टाइप के यील्ड मिल सकती है एट स्केल जब आप ऑपरेट करो, नहीं तो अदरवाइज यील्ड मिलना बहुत मुश्किल है इन बिटकॉइन माइनिंग स्पेसिफिकली। मतलब आप ये कह रहे हो दैट माइनिंग अगर आप करो बड़े स्केल पे तो यू कैन मेक मनी, यू कैन कुछ मेक पैसा। 11 to 12% यील्ड। वो भी बड़े स्केल पे। हाँ, 11 से 12%, उससे ज़्यादा नहीं है एनुअली। अच्छा। एंड जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनते हैं कि ये लगा लो इतने पैसे बन जाएंगे, ये हो जाएगा, दीज आर गिमिक्स, माइट बी, मार्केटिंग गिमिक, लाइकली मिस सेलिंग, मिस सेलिंग, as you say. मिसलीडिंग। यस। ओके। बिकॉज आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि दैट ये मशीन है, ये कंप्यूटर्स हैं, यू कैन माइन दिस करेंसी, मैंने इतने माइन कर लिया, मैंने उतना कर लिया। करेक्ट। ओके, ठीक है भाई, यू हैव गिव द नॉलेज कि दैट क्रिप्टो क्या है, एंड आई थिंक इट्स अ न्यू कमोडिटी एंड इट्स अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। लोगों को थोड़ा आपने जैसे बताया, पीपल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज दैट व्हाट इट इज़, वैल्यू क्या है उस चीज़ की, एंड आई थिंक इन द फ्यूचर पीपल अच्छे रेगुलेशंस बनेंगे इस पे एंड पीपल विल अंडरस्टैंड इट मोर, एंड शायद ये बहुत अच्छा एक पेमेंट सिस्टम भी बन जाए, बिकॉज कंपनीज आजकल पेमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं इन क्रिप्टो। यू कैन बाय लैंड्स in UAE, you can buy properties, even cars and everything, मतलब आप बिटकॉइन में, एमिरेट्स पे फ्लाइट बुक कर सकते हो बिटकॉइन यूज करके। राइट, आप बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो, एंड इट इज़ ग्रेट, वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू कैरी मच बैग्स एंड नथिंग, आप क्योंकि कोई लिमिट नहीं है, यू कैन ईजिली एक्सेस दैट। मुझे ये जानना था, अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, क्या मुझे उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? ट्रेडिंग इज गुड? यार जनरली किसी भी चीज़ में ट्रेड करना डिफिकल्टी होता है, कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म पैसा बनाना। इनफैक्ट सेबी खुद कहता है कि 92% ऑफ ट्रेडर्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो वो लॉस ही करते हैं। तो ट्रेडिंग आपको तभी करनी चाहिए अगर आप टाइम और एनर्जी स्पेंड करने के लिए कमिट करना चाह रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती है।
आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, आपको खुद के इमोशनल्स की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप एक बाय और एक सेल का डिसीजन क्यों ले रहे हो और कब लोगे। तो उसके अराउंड सिस्टम बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। तो मोस्ट लोगों की बस की ये बात नहीं होती, क्योंकि मोस्ट लोगों के पास एक एक्चुअल काम होता है जो नॉर्मली कर रहे हैं, एंड ट्रेडिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो इफ़ यू आर एबल टू डू इट देन ओके, यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट वाई आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाह रहे हो, क्योंकि ट्रेड तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। तो आपको समझना चाहिए आप क्रिप्टो क्यों ट्रेड करना चाह रहे हो, आपके पास क्या यूनिक इंसाइट है, क्या यूनिक इन्फॉर्मेशन है, क्या जानते हो आप कैसे पता कर रहे हो कि कुछ चीज़ें ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स मुद्रेक्स टाइप के प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ आप ट्रेड कर सकते हो, हम आपको बेस्ट टूल्स, बेस्ट फीचर्स एक्सेट्रा देते हैं। बट अगेन ये रिस्क रिवॉर्ड समझ के फिर ट्रेड करें तो बेटर है। ठीक है। एंड जैसे भाई हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग शेयर को फाइंड आउट करते हैं ऑन द फंडामेंटल एंड ऑन द समरी बेसिस कि भाई ये इसका स्ट्रॉन्ग है तो वी कैन इन्वेस्ट, या ये चीज़ में ग्रो करेगा इस सेक्टर। अब जैसे हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जाते हैं, उसमें अगर कोई हमें स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को होल्ड देखना हो कि स्ट्रॉन्ग कॉइन्स कौन से हैं, कि हाँ भाई जैसे निफ्टी 50 होता है उधर, कि भाई इसमें तो इतना मार्जिन से तो बन ही जाएगा पैसा, वैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को फाइंड आउट करना हो, लाइक जैसे बिटकॉइन है, हमें एक तो पता है बिटकॉइन है, अगर जैसे फाइंड आउट करने हो तो क्या मतलब हमें बेसिकली देख लेना चाहिए, एक नॉर्मल बंदा कैसे देख ले? करेक्ट। तो जस्ट लाइक हाउ निफ्टी 50 इज द निफ्टी या एनएसई के टॉप 50 स्टॉक्स, हाँ राइट, दीज आर, इसको ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं, राइट। वैसे ही क्रिप्टो में ब्लू चिप एसेट्स होते हैं। तो जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, रिपल है, कुछ कुछ ब्लू चिप एसेट्स हैं। आप जैसे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे मुद्रेक्स में एक क्रिप्टो ब्लू चिप कॉइन सेट नाम का एक इंडेक्स है जिसमें आप अच्छा। इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझना, ट्रेडिंग करनी है, बस इन्वेस्ट करना है, तो वो ब्लू चिप चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक आप मिड कैप स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते हो, वैसे आप क्रिप्टो मिड कैप, क्रिप्टो स्मॉल कैप टाइप एसेट्स में भी मुद्रेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट्स हाउ you can actually do the same things on Mudrex by trying to figure out and look at fundamentals and analysis. एंड जो टैक्सेशन सिस्टम है अभी इंडिया में 30% स्लैब कर दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I think थोड़ा higher है, but most people who are buying, selling, trading in crypto are okay with the 30% tax. क्योंकि 30% on gains. अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप 30% टैक्स दे रहे हो। ऑफ कोर्स इट्स सिग्निफिकेंटली हायर, क्योंकि स्टॉक्स में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है ताकि आपको रिड्यूस कर दिया जाए योर टैक्स आउटफ्लो। क्रिप्टो में वो सिग्निफिकेंटली हायर है, बट पीपल डोंट माइंड इट, पीपल आर ओके विद इट। दैट्स एटलीस्ट द सेंस दैट वी आर गेटिंग। ऑफ कोर्स टैक्स जितना कम हो किसी भी चीज़ के लिए हमेशा ही अच्छा होता है। एवरीवन ऑलवेज वांट्स लोअर टैक्स ऑन एवरीथिंग, राइट। right? So there is some end to it. The thought process behind having that tax early on is that government also wants to encourage non-trading activity. अगर आप बाय करके होल्ड कर रहे हो, अगर आप सेल ही नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं बन रहा है, प्रॉफिट लॉस बन ही नहीं रहा है, तो आपको टैक्स ही नहीं पे करना है, बाय करके रखे रहो। एज टाइम प्रोग्रेसेस regulations will become better, so hopefully your tax outflow reduces. अच्छा, एज अ फाउंडर यू आर रनिंग an exchange, what you like most about the crypto, मतलब what you like the most in तो यार, crypto? तो the reason why I got into crypto early on, about 8 years ago now, is because crypto is not an asset class, it's a new technology framework that removes intermediaries, जिस वजह से जो intermediaries बहुत expensive काम करती है पैसा मूव करने के लिए यहाँ से वहाँ। तो मेरे को लगता है कि जो क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है वो एक फास्टर, चीपर, मोर ओपन फाइनेंशियल सर्विसेज का सिस्टम बनाने में हमारी मदद कर सकती है। तो that's why I got into it. The reason I continue to go into it every single day is because ये सारी चीज़ें आज भी ट्रू है, एंड द रेट एट विच इनोवेशन हो रहा है वो बढ़े ही जा रहा है। तो लिटरली एवरी डे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है मुझे। वो सीखने से मेरी समझ अबाउट हाउ द फाइनेंस वर्ल्ड वर्क्स वो इम्प्रूव हो रही है, एंड उसके बेसिस पर हम बेटर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लोगों के लिए, जिससे कि आप चीज़ें बेटर तरीके से कर सकते हो। मेरे को एक्साइटिंग पार्ट यही लगता है कि वो बहुत फास्ट मूव करता है, डेवलपमेंट और दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, एंड उस एक कोहॉर्ट और इकोसिस्टम का मैं पार्ट बन पा रहा हूँ। ओके। अच्छा, अगर आपको कुछ इस इंडस्ट्री या इस मार्केट में चेंज लाने होते या कुछ चेंज करवाने होते तो आप क्या चेंजेस करवाते एज अ इंडिविजुअल? हाँ, अगर तो आपके एज पास एन पावर इंडिविजुअल होती अगर मान लो मेरे पास पावर होती है तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे बहुत फोकस करता हूँ, जहाँ पे ये क्रिप्टो जो हम ग्लोबलाइज एक अम्ब्रेला वर्ड बोल देते हैं, इट्स लाइक ऑल फाइनेंस,
वो उसमें ज़्यादा फोकस करता है कि यार हम कैसे किस तरीके से लोगों को समझा सके कि एक अम्ब्रेला के बारे में बात करना छोड़ते हैं, इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में बात करते ये तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला, लैक ऑफ नॉलेज तो है। हैं। करेक्ट। मैं बहुत टाइम स्पेंड करता एजुकेशन पे। दूसरा मैं बहुत टाइम स्पेंड करता स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाने पे, ना कि कुछ ब्लैंकेट, क्योंकि कुछ भी चीज़ ब्लैंकेट कभी भी ट्रू नहीं होती है। हमें आपको स्पेसिफिक में जाके न्यूआंस्ड चीज़ें बनानी पड़ती है। स्पेसिफिक में क्या बनाते हाँ, हैं फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक हाउ हमारे करेंसी रेगुलेटर आरबीआई, वैसे ही मैं कुछ रेगुलेशंस पे काम करता जो करेंसी टाइप एसेट्स को कवर करती, जैसे स्टेबल कॉइन्स है जो पेमेंट्स पे और करेंसी टाइप एसेट है। फिर मैं सेबी के साथ या एमसीएक्स के साथ काम करता टू क्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कमोडिटी या सिक्योरिटी टाइप एसेट्स, राइट। फिर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेज एंड यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने पे काम करता, नए टोकन्स के लिस्टिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए उस पर काम करता ऑन द रेगुलेटरी साइड, अगर मैं वहाँ काम करता तो ये दो चीज़ें मैं करना प्रेफर करता। भाई जो ये ब्लॉकचेन वर्ड है, इसको अगर आपको बहुत इजी लैंग्वेज में किसी को समझाना हो इस टेक्नोलॉजी को, तो आप क्या बताओगे? व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ईजिएस्ट तरीका इसको समझने का है कि जो वो बही खाता है, चालू खाता होता है ना, हर दुकान पे, हर दुकान अपना एक चालू खाता मेंटेन करता है। वो चालू खाते में एंट्री सिर्फ वो आदमी करता है, हाँ, राइट। और आप ट्रस्ट करते हो कि वो आदमी सही एंट्री सही करेगा, एंट्री कर रहा है। राइट। ब्लॉकचेन आप ऐसा मान के चलो एक तरीका है यही खाते को मेंटेन करना अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जहाँ पे आपको इन हर आदमी को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम जिस तरीके से काम करता है वो इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी चोरी नहीं कर रहा है। मतलब ट्रांसपेरेंसी है। It's a very transparent public large ledger. That's what a blockchain is. Now, सब जगह ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मोस्ट जगह पे एक्चुअली आपको एक पब्लिक ट्रांसपेरेंट लार्ज लेजर नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए चाहिए, बट मोस्ट चीज़ों के लिए नहीं चाहिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहाँ पे इन चीज़ों की यूटिलाइजेशन है वहाँ पे बेस्ट यूज़ होता है, स्पेशली अराउंड पैसा किसने बनाया, कितना बनाया, किसको किसको पैसा देना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको ट्रैक करनी है तो बेस्ट यूटिलाइजेशन है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। अच्छा, इन नेक्स्ट अपकमिंग 5 इयर्स आप क्या देखते हो? मतलब हाउ इट विल ग्रो? तो यार मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बेटर ही होते जा रहा है। कुछ कुछ जगहों पे रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन आने लगा है, जैसे स्टेबल कॉइन्स का बहुत यूज़ हो रहा है क्रॉस बॉर्डर मनी मूव करने के लिए इन अ ट्रांसपेरेंट फास्टर चीपर मेथड, एंड उस पर रेगुलेशंस काफ़ी आ रहे हैं। जैसे अभी लास्ट 2 दिन पहले ही जीनियस एक्ट पास हुआ था यूएस में टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स एंड इशू स्टेबल कॉइन्स, तो बहुत काम हो रहा है उस पर। अगले 5 साल मेरे को ऐसा लगता है कि यही होगा कि पूरे क्रिप्टो की जगह देखने की जगह हम इंडिविजुअल चीज़ों को पिक आउट करेंगे। हम बोलेंगे बिटकॉइन को इस तरीके से रेगुलेट करते हैं, स्टेबल कॉइन्स को इस तरीके से रेगुलेट करते हैं, ये कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स को इस तरीके से रेगुलेट करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से पूरे क्रिप्टो के अंदर की इंडिविजुअल चीज़ों को अलग अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं। उसी से मार्केट ग्रो होगा और उसी से इंडिविजुअल चीज़ों के फिर यूज केस लेवल पे हम एक्चुअली यूज़ कर पाएंगे, ना कि जनरली यूज़ कर पाएंगे। ओके, अगर आपको भाई बहुत सारे यूथ वॉचर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप उनको कोई एडवाइस देना चाहो रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग, और वो कोई भी एक्सपेंस अगर इस मार्केट में करने आ रहे हैं, कोई पीस ऑफ एडवाइस हो उनके लिए बहुत काम की हो? द बेसिक पीस ऑफ एडवाइस इज दैट कि यार आपको पता होना चाहिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना आप पता करने की कोशिश करो पहले उतना बेटर होगा। अगर आपको पता नहीं है आप तो आप प्लीज़ इन्वेस्ट ना करो तो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज आउटकम कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव हो तो आप खुश होगे, नेगेटिव हो तो आप दुखी होंगे, बट आप कुछ सीखोगे नहीं उससे, राइट। अगर आप एक्चुअली मोस्ट यंग पीपल शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ट्राइंग टू लर्न एंड बिकम बेटर। when they are buying, selling, trading, they should do that from the perspective of becoming better at it instead of just making money, क्योंकि पैसा तो बहुत शॉर्ट टर्म होगा, वो कंपाउंड नहीं होता है। नॉलेज और लर्निंग कंपाउंड होती है, तो उस पर अगर हम फोकस करें तो बेस्ट होगा। भाई क्रिप्टो की नॉलेज आपने जो दी है, एंड जो मतलब आपने समझाया है इजी लैंग्वेज में, जो हमारी डिबेट हुई है, आई थिंक बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। बट यू आर इनटू क्रिप्टो, बट यू आर एज अ एंटरप्रेन्योर आल्सो, एंड यू आर रनिंग अ कंपनी। सो मैं चाहूँगा मैं आपसे बिजनेस की लर्निंग्स भी लूँ। आपने कौन सी एज में बिजनेस को स्टार्ट करा था? यार तो आई थिंक मैंने अपनी पहली कंपनी चालू करी थी जब मैं 25 साल का था, 25 25 I would say। लोग एक चीज़ मानते हैं भाई, दैट व्हेन दे आर 25 तो उनको ऐसा लगता है अब लेट हो गया, एंड अब क्या करें, कैसे करें, हाउ टू फिगर आउट। तो आपने स्टार्टअप का कैसे फिगर आउट करा था? आपको नहीं लगा दैट यू आर लेट एट 25? नहीं, I actually think that by the way, statistically the world's most valuable companies are made by people who are in their 30s, late 30s,
राइट। एक स्टैटिस्टिकली ये ट्रू है। हाँ। तो आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट, द रीजन आई स्टार्टिंग अर्ली इज यूजफुल, इसके यार अगर आप जल्दी चालू करते हो तो आप जल्दी और ज़्यादा सीख पाते हो। और अर्ली ऑन इन लाइफ आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप ज़्यादा रिस्कियर बेट्स ले सकते हो, जिससे कि आपकी लर्निंग ज़्यादा ग्रो करे। राइट, Right. एब्सोल्युटली। बस यही फायदा होता है जल्दी चालू होने का। देर इज नो एंड टू इट। KFC, द लार्ज कंपनी, कर्नल सैंडर्स ने चालू करी थी व्हेन ही वाज इन हिज लेट 50s। 50s, 57, 56। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज जो लार्ज टर्म वैल्यूएबल होती है वो बहुत लेट चालू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि यंगर लोग वैल्यूएबल कंपनी चालू नहीं करते। यंगर लोगों को बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो सीखे समझे और फिगर आउट कर सके कि क्या करना है। दूसरा, बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा सोचता हूँ और फिर कुछ बड़ा बनाऊंगा। मेरे हिसाब से बहुत ही गलत अप्रोच होती है। आपको छोटे प्रॉब्लम्स देखने चाहिए जो आपके सामने है, जो मोस्टली आप फेस करते हो, एंड अगर आप कोई तरीका ढूंढ सको वो प्रॉब्लम को दूर करने का, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कोई सर्विस देने का या वैल्यू देने का जिससे आपकी और लोगों की लाइफ बेटर हो सके, तो आपको वो करना चाहिए। बिना उस समझ के अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो मोस्ट लाइकली आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो उस पर ध्यान दे ज़्यादा कि कैसे हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके, तो ज़्यादा बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस होंगे, इंस्टेड ऑफ ये सोच के कि मैं कैसे बड़ी कंपनी बना सकता हूँ। बड़ी कंपनी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सही करके ही बनती है। कुछ बड़ा एक साथ कभी सही नहीं होता, बहुत सारा छोटा मिलके ही कुछ बड़ा बनाता है। और जो बूंद बूंद से गट सागर बनता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी ट्रू है। एंड एटलीस्ट दैट्स माई लर्निंग। क्योंकि इन द पास्ट जब भी ऐसा कभी सोचा कि अरे ये बड़ा सॉल्व करते हैं, वो बड़ा हो ही नहीं पाता है। आपको यही समझना होता है कि छोटे करके ही वो बड़ा बन पाता है। आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस पॉइंट भाई, बिकॉज आपने जो बताया दैट इज, लोग चाहते हैं कि दैट वो कुछ बड़ा करें, एंड इसलिए वो ना कभी स्टार्ट नहीं कर पाते, बिकॉज स्टार्ट छोटा ही होता है। करेक्ट, स्टार्ट हमेशा छोटा ही होता है। एंट्री वो हाँ, स्टार्ट छोटी होती एंड है। मेरे हिसाब से वो छोटा सही करना स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ये कुछ जो छोटा करते जाते हो ना सही, उससे आपकी एक्चुअली रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे आप फिर अगला बड़ा करने के बारे में सोच भी सकते हो। नहीं तो वो फिर इतना बड़ा हो जाता है और इतना डरावना होता है कि आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते। एंड वो डर मेरे हिसाब से बस करके ही दूर होता है, सोच के नहीं होता। यू आर एलुमनाई ऑफ IIT बॉम्बे, राइट? IIT बॉम्बे, करेक्ट। आपने IIT करा। अब IIT के बाद जनरली लोग सोचते हैं एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब, कहीं अच्छी जगह पोजीशन होंगे एंड देन विल ग्रो, बट आपने चूज करा बिजनेस लाइन। करेक्ट। ये दो पैरेलल चीज़ों के बीच में ना बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, मेरे को भी होती थी, बिकॉज व्हेन यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं कि भाई चलो ठीक है, सर्टेन एज हो गई है, अब यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? अब आपको करना है अपने आप। अब इंडिपेंडेंट वाली एज में इतने पैसे ही नहीं होते, या कभी कभार इतने रिसोर्सेज ही नहीं हो पाते दैट टू स्टार्ट बिजनेस। आपने ये फैसला कैसे लेगा? बिकॉज एट दैट मोमेंट ये थोड़ा टफ होता है कि आप जो भी है आप उसको सब कुछ छोड़ के कुछ ऐसी चीज में जा रहे हो दैट इज टोटली रिस्की। करेक्ट। तो यार पहली बात तो कॉलेज से निकल के मैंने एक्चुअली एक कॉर्पोरेट जॉब करी थी 2 साल, और उसके बाद फिर मुद्रेक्स चालू किया। उसके बाद दिस इज मोर टफ, करेक्ट, जॉब करने के बाद छोड़ना। करेक्ट। तो यार मुझे हमेशा से कुछ बिल्ड करने का काम करना था। हमेशा से ऐसा लगता है कि कुछ वैल्यूएबल कर सकता था। पहले जॉब करके पैसा बचा के एक्चुअली आई कुड यूज़ दैट टू फंड माय फर्स्ट स्टार्टअप के पहले कुछ महीने के एक्सपेंसेस, टिल वी वर एबल टू मेक समथिंग, ताकि हम जाके बाकी लोगों से कैपिटल रेज कर सके। तो इट हेल्प्ड अस आउट। मेरे केस में मेरे पास लग्जरी थी और कंफर्ट था कि मेरे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, दैट अलाउड मी टू टेक रिस्क अर्ली ऑन इन लाइफ। वो बहुत सारे लोगों के पास ट्रू नहीं होता है। मेरे केस में एक्सेस था एक नेटवर्क का, एक सेट ऑफ पीपल का जिसके पास मैं पहुंच सकता हूँ अगर कोई मदद चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होता है या नहीं होता था। अब एक्चुअली बहुत सारी ये चीज़ें चेंज हो रही है। सोशल मीडिया से एक्सेस बहुत बेटर हो रहा है। डिजिटली आपको अगर कोई लर्निंग चाहिए, कुछ सीखना है, तो आपके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो करने के लिए, तो वो बेटर हो रहा है। बट रिस्क टेकिंग अभी भी डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पे। तो इसलिए ये ब्लैंकेट ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट नहीं होता है। हर लोगों की सिचुएशंस अलग होती है। बहुत बार आपको बहुत सालों तक एक कॉर्पोरेट जॉब करना पड़ता है ताकि आपके पास एक स्टेबिलिटी आए लाइफ में, ताकि फिर आप रिस्क ले सको, एंड ये सब कंप्लीटली ओके है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 18 साल के हो गए अभी तक बिजनेस नहीं किया तो आप तो बिजनेस कर ही नहीं सकते। सब बिल्कुल ट्रू नहीं है। इनफैक्ट एज आई सेड, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर एबल टू बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेसेस ओनली इन देयर लेट 30s और 40s, क्योंकि बाय दैट टाइम
दे हैव एन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाहिए, एंड फिर रिस्क भी अप्रोप्रिएटली ले पाते हैं. अच्छा, व्हेन यू वर स्टार्टिंग मुद्रिक्स, मुद्रिक्स के आसपास ऑलरेडी कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता था, बिकॉज कंपनीज वर देयर जो ऑलरेडी ये सब रन कर रहे थे, एंड यू आर क्रिएटिंग अ सिमिलर प्लेटफॉर्म. तो एक कंपटीशन माइंड में रहता है, और जब भी आप कोई काम ऐसा करने जाते हो तो एक कंपटीशन थोड़ा डराता भी है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी बिग, दे आर ऑलरेडी स्टेबल नाउ, एंड अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, मैं कैसे कॉम्पीट करूंगा. ये क्या आपके माइंड में आया था? यार बिल्कुल आता है, और ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तब आता है, ये थ्रू आउट आते रहता है, राइट. क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है, कंपटीशन चेंज होता रहता है, आपके यूजर्स चेंज होते रहता है, राइट. तो ये तो एक कांस्टेंट चीज़ है. बट मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता इस पे. मैं इस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ रादर, इसकी मेरा कस्टमर कौन है, मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मैं उसको वो कैसे दे सकता हूँ, एंड कैसे उस कस्टमर्स तक मैं ज़्यादा ज़्यादा Actually, I want to crack that analogy simply from you because you have experienced that. कोई प्रोडक्ट होता है, मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ भाई, एंड आई नो कि इसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है, मैं उतारूंगा मार्केट में तो माइट भी ये है कि मैं उसको नहीं बेच पाऊँ उतना, तो एक डर रहता है. करेक्ट. बट फिर भी उस मतलब बबल को तोड़कर आप बाहर निकले, एंड यू क्रिएटेड दैट, एंड यू आर स्टिल डूइंग दैट, एंड यू मेड इट सक्सेसफुल. दिस इज समथिंग अमेजिंग. क्योंकि यार कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट मैटर करता है, आप वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो वो मैटर करता है, आप पोस्ट प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी क्या दे रहे हो ये मैटर करता है, आप कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप क्या बना रहे हो आगे और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये मैटर करता है. ये सारी चीज़ें मैटर करती है, राइट. एंड इसीलिए बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हर स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट्स अलग होते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, उसमें वैल्यू ऑफ जस्ट द प्रोडक्ट वर्सेस प्रोडक्ट ट्रस्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेल्स एक्सपीरियंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब मैटर करता है. तो ये सारी चीज़ें हर मार्केट के लिए ट्रू होती है. आपको बस ये बताना चाहिए जब आप एक बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपके पास क्या एज है, आप इसमें से किस चीज़ में बेटर हो सकते हो. आप बहुत सारी चीज़ में खराब हो सकते हो, वो कंप्लीटली ट्रू है, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए आप किस चीज़ में बेटर हो सकते हो, ताकि आप बेटर पे फोकस करके उन कस्टमर्स के पास जाओ जिनको वो बेटर की वैल्यू ज़्यादा है. ब्रिलियंट भाई. ये यही मैटर करता है. एंड क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, आप बेटर किस चीज़ में हो उसका सरफेस ग्रो हो रहा होता है, एंड एज अ रिजल्ट उन कस्टमर्स तक आप ज़्यादा पहुंच पाते हो जिनको ये ज़्यादा बेटर चाहिए. मोस्ट कंपनीज इसीलिए छोटी चालू होती है, एक छोटे सेट ऑफ कस्टमर्स को एक स्पेसिफिक सेट ऑफ चीज़ें बेटर प्रोवाइड करती है, एंड फिर धीरे धीरे ग्रो करती है. जैसे अमेजॉन ले लो आप, लाइक अमेजॉन चालू हुआ था बुक्स के साथ, एंड फॉर द फर्स्ट मैनी ईयर्स ऑफ इट्स जर्नी सिर्फ बुक्स ही वो बेटर देता था. धीरे धीरे एक्सपैंड किया, राइट. मोस्ट कंपनी के साथ ये ट्रू होता है कि आप एक छोटी स्पेसिफिक चीज़ के साथ चालू करते हो, बेटर देते हो कुछ कस्टमर को, बहुत सारी चीज़ों में आप खराब होते हो, वापस मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में यू विल बी वर्स, बट कुछ चीज़ों में यू विल बी वेरी गुड या बेटर देन अदर्स, एंड एज अ रिजल्ट आप कुछ कस्टमर्स को ला पाते हो और फिर वहाँ से ग्रो करते हो. आपकी बात से मुझे याद आया, आई हैड अ ग्रेट एडवाइस फ्रॉम अमित अग्रवाल सर, द फाउंडर ऑफ NoBroker.com. जब उनके साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कंपटीशन को लेके, दैट हाउ यू सी द कंपटीशन, क्योंकि आपसे पहले कोई है बेटर कर रहा है और आप उसी में जा रहे हो, तो मतलब एक लगता है देख के कि भाई ऐसा ना वो फेल हो जाए बिल्कुल ही आइडिया. तो उन्होंने एक ही चीज़ को कहा कि आपका आइडिया काफ़ी लोगों का आइडिया सेम हो सकता है, बहुत सेम होता है, बट उस पर काम करने का एफर्ट इस चीज को लेके तय करता है दैट आप उस चीज को लेके कितने पैशनेट हो. दोनों सिमिलर आइडिया पे वर्क कर सकते हैं, बट एक आइडिया को करके ही रहता है क्योंकि वो पैशन है, उसका ड्रिवन है, और आपने उस आइडिया को कॉपी करा है. यू आर नॉट दैट मच पैशनेट अबाउट दैट आइडिया कि उसको कितना आप लेके आगे जाने वाले हो. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन में एक ये भी रहता है, पैशन भी एक कहीं ना कहीं आपको एनर्जी तो देता है. ये सब डिस्टिंग्विश करता है ओवर टाइम सक्सेसफुल कंपनीज और फेलिंग कंपनीज को. अच्छा, आपके लिए बिजनेस क्या है? बिजनेस लाइक मेजरली पीपल डू बिजनेस फॉर या तो वैल्यू क्रिएशन. अब मुझे ऐसा लगता है वैल्यू क्रिएशन इज द समथिंग सेकेंडरी. फर्स्ट यू क्रिएट वैल्यू फॉर योरसेल्फ, मतलब आप पैसे बनाते हो, एंड देन यू थिंक अबाउट पीपल कि दैट अब मैंने पैसे बना लिए हैं, आई वांट टू क्रिएट वैल्यू. इज इट ट्रू? मतलब मेरे लिए जो आप पैशन की बात कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आई ऑल्सो बिलीव कि वेदर यू विल बी वेल्दी और नॉट विल बी एन आउटकम ऑफ वेदर यू विल बी एबल टू क्रिएट वैल्यू और नॉट फॉर पीपल. एंड आप वैल्यू तभी दे सकते हो जब एक्चुअली यूजर्स को आप कुछ बेटर दे रहे हो. तो
मैं फंडामेंटली ज़्यादा उस पार्ट पे बिलीव करता हूँ कि मैं पैशनेट हूँ अबाउट टेक्नोलॉजी, मैं पैशनेट हूँ अबाउट दिस न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड। एंड मेरे को ट्रूली लगता है कि इस टेक्नोलॉजी सिस्टम को यूज़ करके मैं कुछ सेट ऑफ सर्विसेज चीपर, फास्टर, बेटर दे पाऊंगा एग्जिस्टिंग सर्विसेज से। एंड वो अगर उसको डेसिमेट करना, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना मेरे को ज़्यादा खुशी देता है और अच्छा लगता है कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि लोग पैसे बचा रहे हैं यूजिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा लगता है कि लोग बेटर ट्रेडिंग कर पा रहे हैं यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म्स एंड सो ऑन एंड सो नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द थिंग, जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपको किस चीज़ से इसमें खुशी मिलती है? दैट एक इम्पैक्ट देख के इसका, या फिर आप लोगों की हेल्प कर रहे हो किसी ना किसी वे में, या एक चीज़ को देख के कि दैट या आई हैव मेड समथिंग? करेक्ट। आई थिंक ये सारी चीज़ें ही ट्रू होती है इन सम सेंस और दी अदर। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल ऑन अ डे टू डे बेसिस बस इस टीम से खुशी होती है कि यार मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे को मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनके साथ मैं कुछ भी कर लूँगा तो बहुत बढ़िया होगा। कभी कभी इस चीज़ को लेके खुशी होती है कि मैं यहाँ बैठ के आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, लोगों को बता पा रहा हूँ मेरे आइडियाज़ और मेरे थॉट्स के बारे में, उससे अच्छा लगता है। कभी कभी कस्टमर से बात करके खुशी होती है कि यार उनको जेन्युइनली मज़ा आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, बट वो 4 चीज़ें बता भी रहे कि यार देखो यार ये सब बहुत बढ़िया, बट ये 2-3 चीज़ आप सही कर दो ना तो और अच्छा हो जाएगा, राइट? तो उससे सीखने को मिलता है कि दुनिया का नज़रिया क्या है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइम पे अलग अलग चीज़ें वैल्यूबल होती है। एंड मेरे को लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी यही होती है कि आप इन अलग अलग चीज़ों से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके खुद को मोटिवेटेड रख सको, क्योंकि अदरवाइज बहुत टायरिंग भी होता है, राइट, राइट? ड्रेनिंग होता है काफ़ी बहुत ज़्यादा। ड्रेनिंग होता है, इमोशनली ड्रेनिंग होता है, फिजिकली ड्रेनिंग होता है। उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाना पड़ता है अपने अराउंड। मतलब आपको कई बार फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा अवेलेबल है मेरे सपोर्ट के लिए। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास एक टीम है जो साथ में इस मिशन पे लगी हुई है डिस्पाइट एवरीथिंग दैट्स हैपेंड इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। तो तो यार ये सब चीज़ें वैल्यूबल होती है यार। अच्छा, आपकी बिजनेस जर्नी में अगर मैं बोलूँ, आप टॉप 3 अपनी कोई ऐसी मिस्टेक्स को बता पाओ जो आपको लगता था कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी व्हाइल बिल्डिंग दिस कंपनी? यार रिकरिंग मिस्टेक्स होती है बहुत सारी, जो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कोर मिस्टेक्स होती है। फॉर एग्जांपल गलत लोगों को गलत टाइम पे हायर करना एक गलती होती है, जो आई थिंक मैंने 3-4 बार लाइफ में फेस करी है। हर बार थोड़ा बेटर हुआ हूँ, कोशिश यही है कि और बेटर हूँ। गलत लोगों को गलत टाइम पे फायर करना भी एक ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। कई बार तुम लोगों को बहुत मौके देना चाहते हो ताकि वो बेटर करे, बट इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। फिर कस्टमर्स के बारे में ना सोच के कंपटीशन के बारे में सोचना, या बस अपने आइडिया पे बहुत आगे चले जाना बिना फीडबैक लिए, ये एक और एक गलती होती है जो करी है। अगेन हर बार थोड़ा थोड़ा बेटर हुए जा रहे हैं इसमें। तो ये कुछ आई थिंक मेरे हिसाब से 2-3 मेन मिस्टेक्स हैं। टीम वाली मिस्टेक्स मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आइडिया वाली मिस्टेक्स और एग्जीक्यूशन वाली मिस्टेक उसके बाद इम्पैक्ट करती है। तो ये कुछ लर्निंग्स है। व्हाइल वर्किंग ऑन अ मिशन, आपको लगता है कि दैट पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होती है इससे? बिकॉज यू आर रनिंग अ कंपनी, यू आर रनिंग अ सच बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो बिल्कुल इम्पैक्ट होते हैं। एंड वो सारे चॉइसेस होते हैं जो आप एक्टिवली लेते हो, और हर चॉइसेस का कुछ प्रो और कॉन होता है और आपको उसको बैलेंस करना होता है। यही होता है वर्क लाइफ बैलेंस फॉर ऑल आपको कभी प्रैक्टिकल ऐसा फेस पर्पसेस। करना पड़ा दैट आपकी पर्सनल लाइफ उसकी वजह से इम्पैक्ट बिल्कुल, होती आज है? हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ सकता था, राइट। एंड वो एक चॉइस है जो मैंने ली, एंड आई विल देन बी एबल टू मैनेज दैट सेटअप एज वेल, बिकॉज आई हैव दैट सेट ऑफ पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस। तो दैट्स वेयर वी आर। अच्छा, जब आपने कंपनी स्टार्ट करी थी तो आपके कितने लोगों की टीम थी? यार हम चालू तो किए थे एंड फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स 10 लोगों की टीम थी। 10 लोगों की टीम थी, ओके। एंड आज कितने लोग होंगे आज मदरक्स हम में? रफली अबाउट 100 ऑड लोग हैं। 100 पीपल के लोगों की टीम है, स्टार्टेड फ्रॉम 10। हाँ, ओरिजिनली 4-5 फाउंडिंग टीम में लोग थे। देन हमारे कोर सेट ऑफ अर्ली एम्प्लॉइज़ थे जो हमने रखे थे, जो 8-10 के आसपास थे, एंड रफली आवर नंबर रिमेन्ड 8-10 फॉर अबाउट 3-4 इयर्स एंड देन ग्रू ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। जब आप जॉब करते थे, व्हाट वाज योर सैलरी अमाउंट जो आपको मिलता था? 15-16 लाख, आज से 10-11 साल पहले। ये आपका ईयरली पैकेज था? यस। ओके। एंड आपकी कंपनी में क्या सबसे हाईएस्ट ईयरली पैकेज आप देते हो किसी को? यार आज वो मैटर नहीं करता, और वो अलग अलग हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी अबाउट 1 CR फॉर सम स्पेसिफिक पीपल। वो सब डिपेंड करता है कि क्या वैल्यू ऐड कर रहा है वो आदमी एंड बट क्या द वो। हाईएस्ट जो अभी तक कोई आपकी कंपनी में ले रहा हो हाँ, अबाउट 1 करोड़ टाइप्स होगा। ईयरली, हाँ। फ्रॉम being employed
and having a salary of 1670 LPA and giving a salary of 1 crore. This journey, इसमें आपने क्या सीखा? That from a employee to create a employee, मतलब क्या आप इस जर्नी में आपने क्या सीखा? What do you see? यार मतलब जो अर्ली ऑन था वॉज कि मैं कैसे बेटर होके क्या समझ के मेरी कंपनी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो था। उसके बाद इट वाज नेवर अबाउट मैं किसी को एम्प्लॉय करूँ और उसको इतना पैसा दूँ। इट्स ऑलवेज अबाउट हम बेस्ट टीम कैसे बनाएं ताकि हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम बेस्ट सॉल्व कर सके। वो जर्नी बहुत ही ट्रांजिशनरी और काफ़ी चेंजिंग रही है एंड 15 साल की जर्नी है। तो मैं क्या कोई एक चीज़ नहीं निकाल सकता इसमें से, बट जो जनरली बोल सकता हूँ इज़ दैट कि यार इस जर्नी में जो आपके साथ टीम आप रख रहे हो, उस टीम के साथ आप कैसे काम कर रहे हो, उस टीम को ग्रो कैसे कर रहे हो, वो आपने टीम की बात करी, मैं आपसे टिप लेना चाहूँगा दैट अगर आपके साथ कोई टीम काम करती है तो उसको खुश कैसे रखें, मतलब उनको लॉन्ग टर्म अपने साथ लेके कैसे चलें अपने आइडिया पे, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स मनी मैटर्स एंड इम्पैक्ट्स पीपल, बट क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि नहीं, और क्या उससे उनको मीनिंग मिल रहा है कि नहीं, ये ज़्यादा मैटर करता है मोस्ट लोगों को। तो लोगों को वो मीनिंग और मिशन की तरफ ड्राइव करवाना एंड उनको चैलेंजिंग चीज़ें देना ताकि वो ग्रो कर सके, ये अगर आप कंटिन्यू करते रह सको तो लॉन्गर टर्म में वो हैप्पियर होंगे। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि अरे थोड़ी पार्टी कर ली दोस्तों के साथ और मज़ा आ गया और आज थोड़ा काम करने में कम मिल गया तो घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया। मोस्ट पीपल को इससे हैप्पीनेस नहीं मिलती है। हैप्पीनेस एक्चुअली कुछ मीनिंगफुल करके मिलती है। वो एक लंबा आर्क होता है एंड उस पीरियड में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो हम वो ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, हम फुलफिलमेंट ज़्यादा देने की और ग्रोथ ज़्यादा देने के लिए। एनी वैल्यूएबल टिप जो कोई यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर रहा है एंड दे आर मैनेजिंग द टीम, तो आपको एक तरफ से उनके लिए कोई टिप हो दैट जो उनको इस चीज़ में हेल्प कर पाए, हाँ तो यार एक्चुअली बेटर टीम को नर्चर करने में? करेक्ट। तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लर्न करी ओवर टाइम इसकी, यार लोग बोलते कुछ और होते हैं, वो मीन कुछ बहुत और करते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ गुड मैनेजर, यू वुड नॉट ओनली वांट टू understand what are they saying, but understand why are they saying it, put yourself in their shoes, try and get their perspective so that you're able to better understand what their hopes, dreams, motivations are, so that you're able to help them fulfill their hopes, dreams, motivations over time. That will help you create a team that is valuable, aligned with your goals and missions, and help you deliver the outcome that you're looking for. ओके एंड आपको लगता है दैट रिलेशनशिप्स भी बहुत मैटर करती हैं? Of course, I think तो I actually think that बट यू आर अ बॉस, तो एक बाउंड्री लाइन भी होती है, तो हाउ यू मैनेज दैट रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉइज? so there is in most cases there is a formal relationship, and someone is responsible for some work, you need to hold them accountable, and you are also responsible to make sure that they are growing and doing and delivering that result more. At the end of the day आप एक बिजनेस चला रहे हो, एक मिशन की तरफ हो, यारी दोस्ती करने नहीं आए हो, राइट? यारी दोस्ती अलग हो सकती है बाहर, बट वो पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है। यहाँ पे आपका काम होता है एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन पे फोकस रहें तो बेटर है हमेशा। उससे सबके लिए एनवायरनमेंट बेस्ट होता है, आपके लिए भी, आपके कलीग्स के लिए भी, आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एज अ फाउंडर व्हाट यू चेज? यार मतलब अगेन बहुत आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन पे। नहीं, बट एक अगर मैं आपको बोलूँ, आप अपनी कंपनी के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए एज अ फाउंडर व्हाट यू चेज फॉर, मतलब आप क्या एक बहुत बड़ी $1 ट्रिलियन या $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हो, या यू जस्ट जनरली आप नहीं चाहते कि यार दैट? पैसा सब बनाना चाहते हैं, लाइक Right. लेट्स बी रियल, हाँ, पैसा सब बनाना चाहते हैं। तो Definitely. पैसे को इस क्वेश्चन से बाहर रखे तो ठीक थोड़ा है। बेटर डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफ right. कोर्स मतलब इट विल बी स्टूपिड फॉर मी टू से कि मैं पैसा नहीं बनाना चाहता। ऑफ हाँ, कोर्स हर दुनिया में हर आदमी सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, राइट, तो उसको बाहर रखते हैं, राइट? ताकि नहीं तो वो मिक्स कर जाए। तो अगर पैसे को हम बाहर रखें तो फिर आई चेज क्रिएटिंग थिंग्स दैट पीपल विल वैल्यू एंड यूज मोर। दैट्स व्हाट आई वुड प्रेफर, and having a set of people who I can work with to do it. मतलब यू चेज वैल्यू एडिशन, दैट मैं कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ये एक चीज़ मैटर करती है दैट एज अ फाउंडर यू आर द हेड ऑफ द कंपनी, यू आर, आपके आइडिया पे कंपनी चल रही है, राइट? आप कितने ड्रिवन हो बहुत इस मैटर करता है, फोर्स पे? बहुत मैटर करता है, एंड आई थिंक वो डेफिनेटली इम्पैक्ट भी करता है आपकी टीम को, क्योंकि आप कितने ड्रिवन हो उसी के बेसिस पे आप वो एनर्जी ड्राइव कर पाओगे बाकियों में, बिकॉज And वही वहाँ से- लीडरशिप क्वालिटीज ट्रांसफर होती है।
यार लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अलग होती है, ड्रिवननेस बहुत अलग होता है, वो दोनों बहुत ही अलग सेट ऑफ चीज़ है। अ, आप किस चीज़ के बारे में मोटिवेटेड हो, वो या किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, वो फोकस डिसाइड करेगा कंपनी का फोकस, एंड एज अ रिजल्ट वो डिसाइड करेगा आउटकम ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी क्या कर रही है, मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं कर रही है, राइट? तो वो दोनों चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए आप और अगर आप ड्रिवन नहीं हो तो ऑलमोस्ट श्योरली कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मतलब देयर विल बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड द कंपनी विल नॉट बी एबल टू अलाइन इट्स एनर्जीज ऑन वन गोल। अचीवमेंट को लेके आप क्या देखते हो? लाइक अचीवमेंट जब होती है आपकी, धीरे-धीरे आपकी स्टेजेस पे अचीवमेंट्स हुई हैं, होती जाएँगी। हाउ यू सी अचीवमेंट्स? हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट? और अचीवमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। आपको उनको उसी स्टेड में लेना चाहिए, सेलिब्रेशन भी करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ग्राउंडेडनेस भी होनी चाहिए कि ओके, यहाँ तक लाने के लिए बिकॉज़ हमें इस क्या-क्या क्वेश्चन करना को पड़ा था। पूछने का सिंपल एक मोटिव है भाई। लाइक एक एक सिक्के का पहलू है अचीवमेंट और एक सिक्के का पहलू है फेलियर। तो आप अचीवमेंट को कैसे देखते हो? एंड जब आप नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हो किसी प्रोजेक्ट में, किसी चीज़ टास्क में, तो हाउ यू सी यार दैट? मोस्ट चीज़ों में मोस्ट लोग हमेशा फेल ही होते हो रहे होते हैं। तो ये समझना बहुत ट्रू। इंपॉर्टेंट है। आ, और वो फेलियर से सीख के डबल डाउन करना कुछ चीज़ों पे जिसमें आप सक्सेस कर रहे हो और उनको ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रियलिटी मोस्ट चीज़ों में मोस्ट लोग फेल ही होंगे, हम मतलब इंक्लूडिंग एवरीवन। बट जिस चीज़ों पे आप फेल किया वो मैटर ही नहीं करती है। मैटर सिर्फ वही करती है कि आप उस फेलियर से सीखे क्या, और जब अगली बार आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे। दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाओ, और हर बार जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस हो आपके सक्सेस के, तभी आप इवेंचुअली सक्सीड हो पाते हो। नहीं तो बाकी सब तो चलते रहेगा। लाइक फेलियर इज अ पार्ट ऑफ इट एंड अचीवमेंट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ दैट सक्सेस और फेलियर। हुँ। जब आप फेल होते हो तो यूजुअली आप किस चीज़ को गो थ्रू करना पसंद करते हो? मतलब यू सिट बैक और आप आगे बढ़ते चले जाते हो? नहीं, आगे तो हमेशा बढ़ना ही चाहिए, बट बिना समझ के अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप वापस वो गलतियाँ करोगे। इसलिए वो सीख लेना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फेलियर से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हम आरसीए मीटिंग्स करते हैं कि ये इशू आया, ये इशू क्यों आया, अब इसको क्या करें सही करने के लिए, और फिर उसको सिस्टम का पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अगली बार वो इशू ना आए। तभी सीख के आप बेटर होते हो, नहीं तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज आप बचपन वाले एडल्ट को कोई सलाह देना चाहते, जो अभी लाइफ में स्टक है, हू इज़ फाइंडिंग कि दैट क्या करना है, कैसे करना है, पर समझ ही नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है। बिकॉज़ आप और मैं शायद उस स्टेज से लाइफ में निकले होंगे जहाँ पे हर एक यंगस्टर के मन में एक चीज़ होती है कि दैट पता नहीं यार लाइफ कहाँ जा रही है, आई एम स्टक, आई एम ऑन द फ्लो। करेक्ट। अगर आप उस एडल्ट को कोई सलाह देना चाहते तो क्या देते? तो मतलब टिपिकली ये तभी लगता है जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, इसलिए आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो सलाह होती है कि बहुत सारी चीज़ें मत कर, चीज़ें करना बंद कर दे जो मैटर नहीं करती, सिर्फ उस पर ध्यान दे जो मैटर करती है। एंड वहाँ पे कुछ कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजंस सही गलत नहीं होते, बट डिसीजंस होते हैं जो लेने ज़रूरी होते हैं। सही गलत वो बस लॉन्गर टर्म में पता चलते हैं। पैसे आने के बाद लाइफ में कुछ आपके बदला? मतलब मोस्टली पीपल थिंक दैट हैप्पीनेस कम फ्रॉम मनी एंड यू क्रिएटेड अ मिलियन डॉलर बिजनेस। तो आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़? मैं एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जीता हूँ। एक 3 BHK फ्लैट में हम घर पे रहते हैं, बाइक से ऑफिस जाता हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव अबाउट मनी इज़ वेरी डिफरेंट, दैट माइट बी वेरी डिफरेंट फॉर अदर्स। आई थिंक आई डोंट थिंक मनी, ऑफ कोर्स मनी हेल्प्स यू गेट थिंग्स through which you can become happy, but all of that is transient. Of course all of us, like all of us, I also want more money, but I think वो सिर्फ levels में आता है। That is not a source of happiness for me at least. Having said that, ऐसा नहीं है कि मैं गरीब ही रह के भी खुश रहूँगा। राइट। Like there is a balance over there that is important to talk about. मतलब यू आर नॉट वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू आर मच इंक्लाइंड टू द हाँ, और creating value and so on and so forth I think matters more to me right now rather than just making sure that I चेजिंग द create value. मटेरियलिस्टिक करेक्ट, थिंग्स। क्योंकि मुझे लगता है वो आना होगा तो आ जाएगा अगर मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, तो दैट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई डू रादर देन द मेन गोल ऑफ व्हाई आई शुड बी डूइंग दिस। इफ इट एंड्स अप बीइंग द मेन गोल, आई विल एंड अप डूइंग शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशंस व्हिच विल नॉट हेल्प मी मेक, वो उतना पैसा बनाने में मेरे को शायद हो सकता है ना मदद करे। 100% ट्रू। अगर पढ़ाई कोई कर रहा है बंदा, बहुत सारे बच्चे नहीं होते पढ़ने में बहुत अच्छे, मैं ब्रिलियंट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। मैं ही था, आई वाज एवरेज, मोस्टली एवरेज होते हैं। तो जो एवरेज होते हैं ना, तो उनके साथ एक चीज़ होती है कि दैट उनको उनको पता है कि उनको बहुत अच्छी नौकरियाँ तो नहीं मिलनी, एंड उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता वो बिज़नेस कर पाएँ लाइफ में। तो एक डिबेट चलती है कि दैट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एक तरफ को बोलते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है।
फ्रॉम यू व्हाट यू थिंक दैट कुछ चीज़ों में खुद को बेटर करते रहना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई एक जरिया है एक बेस सेट करने का, एंड फिर उसमें से एक स्पेशलाइजेशन चूज कर करके बेटर होते रहने का कुछ चीज़ों में, उस पर फोकस करें तो बेटर है मेरे हिसाब से। अर्ली ऑन मोस्ट पीपल शुड स्पेंड देयर टाइम ट्राइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स। बहुत एक बेस सॉलिड फाउंडेशन सेट करके फिर उन चीज़ों में जाना जिसमें वो अच्छे हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें वो उनको एक्चुअली लगता है कि वो वर्ल्ड में बेटर हो सकते हैं। वो पाथवे और वो अप्रोच अगर लोग लें तो लॉन्गर टर्म चांसेस ऑफ सक्सेस बेटर होते हैं। दैट विल एक्चुअली मीन कि देयर माइट बी सम पीरियड्स जब आप नौकरी कर रहे हो, आपके पास इनफ पैसा नहीं है, आपको सब ऑप्टिमल चॉइसेस लेने पड़ रहे हैं, विच इज़ फाइन। कोशिश हमेशा बेटर होते रहने की अगर करेंगे तो इवेंचुअली आप वहाँ से बाहर निकल पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाई मुद्रिक्स इज बेटर देन अदर प्लेटफॉर्म्स, तो आप क्या बताना चाहोगे? ग्रेट। आई थिंक अगेन अगर हम वैल्यू देने की बात करें कस्टमर्स को, तो यार मोस्ट लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि क्या यहाँ पे इनफ ऑप्शंस है मेरे पास बाय सेल ट्रेड करने के लिए, क्या प्राइसेस लो है, एंड क्या सर्विस क्वालिटी अच्छी है। हम इन्हीं तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो आज मुद्रेक्स पे वाइडेस्ट नंबर ऑफ एसेट्स हैं इन क्रिप्टो जो आप ट्रेड कर सकते हो। हमारी फीस सबसे लोएस्ट है एंड हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस हाईएस्ट है। हम हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस देते हैं वाया रियल टाइम चैट, फ़ोन कॉल सपोर्ट जो क्रिप्टो में कोई नहीं देता है, वाया वाइड वैरायटी ऑफ FAQs, एंड सिंपली बाय हैविंग अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस टू द यूजर्स। सिंपल एंड सीमलेस। सिंपल सीमलेस, लोएस्ट कॉस्ट, वाइडेस्ट चॉइसेस। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम यूजर्स की कोर चीज़ों को समझें और उस पर डिलीवर करें, एंड दैट्स वाई आई थिंक पीपल एंड अप यूजिंग मुद्रेक्स। कि why we've been able to grow also this much without spending on marketing, without spending on user acquisition and so on. Okay. थैंक यू अटल भाई फॉर बीइंग हियर ऑन द प्रतीक शो, एंड आपने आज बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला है एज अ फाउंडर। योर एनर्जीज इज डिफरेंट, योर थॉट्स आर डिफरेंट, एंड यू चूज द ऑड पाथ टू ग्रो इन लाइफ। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला भाई, एंड क्रिप्टो के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। मेरे थॉट्स थे, मैंने आपके साथ शेयर करे, एंड यू क्लियर दैट, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं जाते जाते चाहूँगा आप कोई जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये पॉडकास्ट के, एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ ह्यूमन, अगर आप कोई उनको एडवाइस देना चाहो, द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड। Yeah, so thanks a lot, Pratik, for having me here. And I think um, the advice that I have received is that doesn't matter what happened yesterday, you have to dust yourself up, focus on what matters, which happens tomorrow, and continue to pursue that effort. मैं यही चाहूँगा कि लोग यही करें। वो जर्नी ही ज़्यादा फुलफिलिंग और एनरिचिंग होती है rather than anything else. थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, एंड आई एम थिंकिंग दैट ये एपिसोड बहुत बढ़िया जाएगा, बिकॉज आपने एक डिफरेंट वर्ल्ड, एक डिफरेंट चीज़ के बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, एंड आई विश यू वेरी गुड लक भाई। Thank you, Pratik. एंड यू आर इंस्पायरिंग यूथ, तो कीप ऑन दैट वे, एंड आई विश यू वेरी गुड लक। एंड मैं चाहूँगा अगली बार हम दोबारा मिलें, बिल्कुल मोर सक्सेस, मोर विन टू यू। थैंक यू you. भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। तो आज के इस इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गेस्ट ला सकूं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड इसको शेयर करना अपने उस फ्रेंड के साथ जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है और जो क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहता है। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले इंसाइटफुल एपिसोड में, एक अगले नेक्स्ट गेस्ट के साथ, एक नई कहानी, एक नई चर्चा के ऊपर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।